प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नॉवल हिंदी ऑडियो बुक स्टोरी। लिन फैंग को आगे बढ़ता देख यू शान चुप हो गया। ठीक है, अगर तुम नहीं रुक सकते तो मैं फिर से ऊपर जाऊंगा। अपडेट के लिए novelbun.com पर जाएं। यू शान बातूनी व्यक्ति नहीं था। वह आमतौर पर बहुत शांत रहता था, यहाँ तक कि इस तरह की जीवन मृत्यु की स्थिति में भी वह बहुत शांत रहता था। लेकिन शांत यू शान फिर भी आश्वस्त करने वाला था। ये पहली बार था जब लिन फैंग ने 3 भयानक जानवर राजाओं को इतनी नजदीकी से देखा था। वास्तव में भयानक जानवर राजा बहुत दुर्लभ थे, यहाँ तक कि पेशेवर मार्शल कलाकार भी अपने पूरे जीवन में एक भी भयानक जानवर राजा का सामना नहीं कर सकते। एक निश्चित दृष्टिकोण से वास्तव में भयानक जानवर कम थे। राक्षसों की अपेक्षा राजा अधिक श्रेष्ठ हैं। बुरी तरह घायल सूंड वाले जानवर के अलावा 3 भयानक जानवर राजाओं में से एक भयानक जानवर भी था जिसने शुई युवानशिंग पर घात लगाकर हमला किया था। यह एक शाही जैसा था और इसका पूरा आकार तुलना से परे भयानक था। बस इसका नजारा ही डरावना था। हालांकि इससे लिन फैंग की धारणा नहीं बदली। उसने वास्तव में जो गंभीरता से लिया वह अंतिम भयानक जानवर राजा था। ये भयानक जानवर राजा ट्यूमर से ढका हुआ था और एक विशाल कीड़े की तरह लग रहा था। ये सही है, ये भयानक जानवर राजा वास्तव में 6 राक्षसों के समान था। उन्हें एक ही प्रकार का भयानक जानवर होना चाहिए था, लेकिन यह एक भयानक जानवर राजा था और अभी तक राक्षस नहीं था। सभी भयानक जानवर राजा नहीं बन सकते। जो लोग भयानक जानवर राजा बन सकते हैं उनमें कुछ खास बात होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग राक्षस बनने से पहले भयानक जानवर राजा बने वे निश्चित रूप से सामान्य राक्षसों से कहीं अधिक महान राक्षस बनेंगे। इस प्रकार एक विशाल कीड़े जैसा भयानक पशु राजा वास्तव में सबसे भयानक था। एक भयानक जानवर राजा का सामना करने में तो आम मार्शल कलाकार भी पीछे रह गए, 3 की तो बात ही छोड़िए। इस समय शुई युवानशिंग और गाओ तियानसी के उदास रूप को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था। हालांकि लिन फैंग को डर नहीं था। उसने धीरे से अपने हाथ में तलवार उठाई। इस युग में रहने वाले लोग, भले ही उन्होंने कभी भयानक जानवर न देखे हों, जानते थे कि भयानक जानवरों और मनुष्यों के बीच संघर्ष एक वास्तविक जीवन या मृत्यु संघर्ष था। मानव जगत ने प्रतिदिन भयानक जानवरों की क्रूरता का प्रचार किया और मानवता के विभिन्न नायकों की स्थापना की। इन नायकों में साधारण मार्शल कलाकार और अमानवीय विशेषज्ञ शामिल थे जिन्होंने आनुवंशिक ताला तोड़ दिया। बिना किसी अपवाद के ये वे लोग थे जो अग्रिम मोर्चे पर खूंखार जानवरों के साथ सबसे भीषण युद्ध में शामिल थे। जब भयानक जानवरों का सामना करना पड़ता है तो सभी मनुष्य एकजुट हो जाते हैं। यही कारण है कि 2 पुराने प्रतिद्वंद्वी शुई युवानशिंग और गाओ तियानसी ने सेना में शामिल होकर गंभीर चोटें लगने के बावजूद एक दूसरे के लिए समय खरीदने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। यही कारण था कि यू शान अभी भी खड़ा होना चाहता था और 3 भयानक जानवर राजाओं का विरोध करना चाहता था, ये जानते हुए भी कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। लिन फैंग का कारण भी यही था। भले ही उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय न हो, फिर भी वह एक मार्शल आर्टिस्ट और मानव जाति का सदस्य था। इस समय वह सभी सामान्य मार्शल आर्टिस्ट और सामान्य मनुष्यों की तरह ही वही चुनाव करेगा, इन 3 भयानक जानवर राजाओं का विरोध करना। मेरे पास आओ। लिन फैंग ने अपनी कृपान पकड़ी और जहां था वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसके शरीर पर आभा तेजी से बढ़ रही थी। भयानक जानवर राजा, जिन्हें राजा स्तर के भयानक जानवर भी कहा जाता है, भयानक जानवरों के बीच अजेय प्राणी थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि भयानक पशु राजा भी पेशेवर मार्शल कलाकारों के बीच अजेय थे। पेशेवर मार्शल कलाकारों को केवल ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक वर्गीकृत किया गया था। पेशेवर ग्रेड 9 से ऊपर राजा स्तर जैसी कोई चीज नहीं थी, केवल आनुवंशिक ताला तोड़ना था। हालांकि ये भी एक तथ्य था कि पेशेवर मार्शल कलाकार राजा स्तर के भयानक जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। किंवदंती के अनुसार दानव राजा डोंगफेंग शिंग ने एक बार एक भयानक जानवर राजा को मार डाला था। इसके अलावा लगभग कोई भी मार्शल कलाकार भयानक जानवर राजा को नहीं मार सकता था। केवल अमानवीय विशेषज्ञ जिन्होंने आनुवंशिक ताला तोड़ा था वे ही भयानक जानवर राजाओं से मुकाबला कर सकते थे। ये लगभग एक कठोर नियम बन गया था, लेकिन अब लिन फैंग इस कठोर नियम को चुनौती देना चाहता था। स्विश! लिन फैंग ने अपनी कृपान निकाली और सबसे पहले उस विशालकाय सूंड वाले जानवर से भिड़ गया जो उसकी ओर दौड़ा। उसके वार की दिशा को देख पाना लगभग असंभव था और उसके शरीर में पूरी ताकत से शक्ति फूट पड़ी। एक सर्पिल बल, धमाका! लिन फैंग ने तुरंत एक सर्पिल बल को छोड़ दिया। एक पल में उसके शरीर में शक्ति तेजी से दोगुनी हो गई। बिजली की आग सेबर तकनीक के साथ मिलकर भयावह शक्ति ने एक विनाशकारी शक्ति को जन्म दिया। टकराना! लिन फैंग के नीचे गिरने पर 16 टन से ज्यादा ताकत निकली। यहाँ तक कि विशालकाय सूंड वाला जानवर जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था और एक भयानक जानवर राजा भी थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसकी लंबी सूंड पर एक भयानक कृपान का निशान दिखाई दिया। उसने एक ही बार से सूंड वाले जानवर राजा को रुकने पर मजबूर कर दिया था। ये हड़ताल! शुई युवानशिंग की आंखें खुल गईं, मानो अविश्वास से। ऐसी शक्ति, यह मेरी उन्मत्त अवस्था से भी अधिक भयानक है। क्या उसके पास अलौकिक शक्तियां भी हो सकती हैं? तानाशाह कुल्हाड़ी गाओ तियानसी की आंखें भी चौड़ी हो गईं। ताकत के मामले में वह मानता था कि वह किसी से कम नहीं है। हालांकि लिन फैंग के वार की भयानक ताकत बिल्कुल ताकत थी जो चरम पर शक्तिशाली थी। बस इस वार की ताकत कुछ ऐसी थी जिसे गाओ तियानसी हरा नहीं सकता था। नहीं, यह कोई महाशक्ति नहीं है। ये इनविंसिबल फिस्ट सेज द्वारा निर्मित नॉनपल बॉडी टेम्परिंग है। कितनी अप्रत्याशित बात है, उसने वास्तव में नॉनपल बॉडी टेम्परिंग में महारत हासिल कर ली। यू शान की आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं था, न ही उसके पास कोई महाशक्तियां थीं, लेकिन उसके पास मार्शल आर्ट में असाधारण व्यापक क्षमता थी। इसलिए यू शान ने कई गहन मार्शल आर्ट में महारत हासिल की। नॉनपल बॉडी टेम्परिंग एक मार्शल आर्ट थी जिसे इनविंसिबल फिस्ट सेज ने बनाया था। ये गहन और शक्तिशाली था और यू शान ने पहले भी इसका अभ्यास किया था। हालांकि वह असफल हो गया था। यह उन कुछ मार्शल आर्ट में से एक था जिसमें यू शान महारत हासिल नहीं कर सका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिन फैंग वास्तव में इसमें महारत हासिल कर पाएगा। यू शान को सुखद आश्चर्य कैसे नहीं हुआ। हालांकि नॉनपल बॉडी टेम्परिंग के बाद भी लिन फैंग का पहला हमला थोड़ा कमतर लग रहा था। उसे विशालकाय सूंड वाले जानवर ने पीछे धकेल दिया और विशालकाय सूंड वाले जानवर को केवल कुछ हल्की चोटें ही आईं। विशालकाय सूंड वाला जानवर बेलगाम गुस्से में उड़ गया। लिन फैंग एक छोटे कीड़े की तरह था, वह उसे कैसे घायल कर सकता था। इस प्रकार विशालकाय सूंड वाले जानवर ने अपनी सूंड को फिर से मोड़ा। एक चटकने वाली आवाज के साथ उसकी सूंड एक अतुलनीय विशाल चाबुक की तरह लिन फैंग की ओर झपटी। लिन फैंग 10 कदम से अधिक पीछे हट गया, लेकिन उसका मन और भी शांत था। 2 सर्पिल बल, 2 सर्पिल सेनाएं फिर से भड़क उठी।
इस बार लिन फैंग की ताकत सीधे 16 टन बढ़ गई। उसकी मूल 8 टन ताकत के साथ ये 24 टन हो गई। 24 टन की ताकत कितनी भयानक थी, खुद लिन फैंग को भी नहीं पता था, क्योंकि जब से उसने नॉन-पल बॉडी टेम्परिंग के दूसरे और तीसरे स्तर पर महारत हासिल की थी, उसने युद्ध में उनका इस्तेमाल लगभग कभी नहीं किया था। अपने ब्लेड से निकली रोशनी के साथ लिन फैंग की कृपाण विशाल सूंड जानवर की सूंड पर जा लगी। स्विश! लिन फैंग की कृपाण ने आसानी से विशाल सूंड वाले जानवर की सूंड को काट डाला। लिन फैंग के शरीर पर गंदा खून बरसने लगा। विशालकाय सूंड वाला जानवर दर्द से चिल्लाया। उसका विशाल शरीर सीधा जमीन पर गिर गया। वह मरा नहीं था, लेकिन उसका धड़ टूट गया था और वह इतना दर्द में था कि वह पागल हो गया था। उसके पहाड़ी शरीर के गिरने से ही लगभग हल्का भूकंप आ गया। विशालकाय सूंड वाला जानवर दर्द से चिल्लाया और चीखा। शुई युवानशिंग और गाओ तियानसी दोनों के मुंह खुले रह गए और उनके चेहरे पर बेहद हैरानी के भाव थे। यहाँ तक कि यूशान भी कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर भी वह झिझक गया, उसकी आंखें सदमे से भर गईं। कोई भी व्यक्ति किसी भयानक जानवर राजा को कैसे हरा सकता है? क्या आनुवंशिक लॉक को तोड़े बिना किसी भयानक जानवर राजा को हराना असंभव नहीं था? जमीन पर पागल हो चुके विशालकाय सूंड वाले जानवर को देखकर लिन फैंग की निगाहें और भी दृढ़ हो गईं। तो क्या हुआ अगर वह एक भयानक जानवर राजा है? तो क्या हुआ अगर वे भयानक जानवरों के बीच अजेय राजा थे? वह अभी भी इसे मार सकता है। विशालकाय सूंड वाला जानवर अभी भी जमीन पर दर्द से चिल्ला रहा था। लिन फैंग ने अपने हाथ में कृपाण पकड़ी हुई थी, लेकिन वह जोर जोर से सांस ले रहा था। वह वास्तव में इस लड़ाई में घायल नहीं हुआ था, लेकिन अपनी सहनशक्ति के बावजूद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता। ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि वह कितना तीव्र था। लड़ाई थी, एक भयानक जानवर राजा से निपटना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा विशालकाय सूंड वाले जानवर के अलावा 2 और भयानक जानवर राजा थे। जैसे ही विशाल सूंड वाला जानवर लिन फैंग के वार से घायल हुआ, हेजहॉग जैसा भयानक जानवर राजा और विशालकाय कीड़े जैसा भयानक जानवर राजा भी उन्माद में हमला कर दिया। ध्यान से, यूशान और अन्य लोगों ने लिन फैंग को पीछे से याद दिलाया। उन्हें एहसास हुआ कि वे वास्तव में अब इस तरह की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यूशान खुद को ड्रैगन माउंटेन बेस में मार्शल कलाकारों में से एक सबसे अच्छा मानता था और वह मेरिट रैंकिंग में शीर्ष 3 में भी था। लेकिन अब ऐसी लड़ाई में हस्तक्षेप करना भी मुश्किल था। क्या लिन फैंग टिक पाएगा? वास्तव में यूशान ही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो चिंतित था। यहाँ तक कि लिन फैंग भी अनिश्चित था। जब उसने अभी विशालकाय सूंड वाले जानवर से लड़ाई की, तो उसने वास्तव में कुछ लाभ उठाया। ताकत की विशुद्ध प्रतिस्पर्धा में वह किसी से नहीं डरता था, यहाँ तक कि भयानक जानवर राजाओं से भी नहीं। NoVALNCom पर नई कहानियां पढ़ें। हालांकि सभी भयानक पशु राजा उस विशालकाय सूंड वाले जानवर की तरह नहीं थे, जो विशुद्ध रूप से पाश्विक बल का प्रयोग करता था। हेजहॉग जैसे भयानक जानवर राजा के शरीर पर कांटे थे, जो सबसे कठोर युद्ध तलवार से भी ज्यादा तीखे थे। जैसे ही भयानक जानवर राजा भागा, ये कांटे लिन फैंग के पास पहुंचे, उसकी ओर तेजी से वार करने लगे। स्पाइक्स की भारी बौछार इतनी तेज थी कि लिन फैंग भी उनके प्रक्षेप पथ को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। चाहे उसकी लाइटनिंग आर्क सेबर तकनीक कितनी भी तेज क्यों न हो, वह एक साथ इतने सारे स्पाइक्स को कैसे काट सकती थी? भले ही लिन फैंग की युद्ध कृपाण उसके पूरे शरीर को ढकने के लिए धुंधली हो गई थी, फिर भी कुछ तेज कांटे लिन फैंग के शरीर पर लगे। लिन फैंग का शरीर बहुत मजबूत था, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी एक भयानक जानवर राजा था। एक भयानक जानवर राजा द्वारा प्रकट की गई विशेष क्षमता ऐसी थी जिसे केवल अमानवीय विशेषज्ञों के पास ही था। झेल सकता था। लिन फैंग लगातार 10 कदम पीछे हट गया। उसका शरीर पहले से ही छेदों से भरा हुआ था। खून धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। पलक झपकते ही वह खून से लथपथ हो गया। सौभाग्य से लिन फैंग का शरीर बहुत मजबूत था। हालांकि वह घायल हो गया था, लेकिन उसने अपनी लड़ाकू क्षमता नहीं खोई। इसके अलावा उसके असाधारण शरीर में एक निश्चित डिग्री की पुनर्स्थापना क्षमता थी, इसलिए उसकी चोटें खराब नहीं होंगी। जैसे ही हेजहॉग भयानक जानवर के हमले ने लिन फैंग को जोरदार झटका दिया, भयानक जानवर जो उसके पीछे एक विशाल कीड़े की तरह दिख रहा था, वह भी लिन फैंग के सामने आ गया। लिन फैंग को इस भयानक जानवर राजा से खतरे का एक मजबूत एहसास हुआ। 3 भयानक जानवर राजाओं में से यह विशालकाय मांसभक्षी भयानक जानवर निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली था। जैसा कि अपेक्षित था, मांस के कीड़े का भयानक जानवर लिन फैंग के सामने आया और सफेद झाग की एक गेंद को थूक दिया। लिन फैंग चौंक गया। सफेद झाग में आश्चर्यजनक संक्षारक गुण थे। जैसे ही इसे थूका गया, इससे एक घृणित बदबू निकली। 3 सर्पिल बल। लिन फैंग को अब अपनी चोटों की परवाह नहीं थी। उसके शरीर में तीनों सर्पिल बल फूट पड़े। इस समय उसने कुछ भी नहीं रोका। उसके हाथ में तलवार पर 32 टन से अधिक शक्ति इकट्ठी हो गई थी। स्लैश! प्रकाश की आश्चर्यजनक धार सीधे मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर पर वार करती है। यह विशाल भयानक जानवर मांस के पहाड़ जैसा था। इसके सामने लिन फैंग छोटा दिखाई देता था। जैसे ही उसने 32 टन से अधिक शक्ति का प्रयोग किया और उस खतरनाक जानवर के पेट पर अपनी तीखी तलवार से जोरदार वार किया, उसे ऐसा लगा जैसे उसने रुई के गोले पर वार किया हो, लेकिन उसका बल कहीं नहीं लगा। वास्तव में वहां केवल खून से सना एक हल्का घाव था। गर्जन! हालांकि मांस के कीड़े जैसा भयानक जानवर बहुत दर्द में होगा। वह गुर्राया और उसके शरीर पर मौजूद तंबू जीवित हो गए। वे हथियार की तरह लहराए और लिन फैंग की ओर जबरदस्त तरीके से टूट पड़े। 3 सर्पिल बल। लिन फैंग अभी इससे निपटने में थक गया था। उसने बार-बार 3 सर्पिल बलों को मुक्त किया, लेकिन वह केवल इस मांसल कीड़े के भयानक जानवर के हमलों का सामना कर सका। काट छांट। कभी-कभी लिन फैंग एक ही वार से मांस के कीड़े के भयानक जानवर के तंबू को काट सकता था। ये तंबू जमीन पर लुढ़क भी रहे थे, लेकिन वे जल्दी ही एक दलदल में बदल गए, जो बहुत घिनौना लग रहा था। हालांकि अजीब बात यह थी कि हर बार जब लिन फैंग टेंटेकल को काटता था, तो मांस के कीड़े का भयानक जानवर केवल थोड़ी देर के लिए पागल हो जाता था, लेकिन ये बहुत जल्दी फिर से बढ़ जाता था। ऐसा लगता था कि इसका कोई खास असर नहीं हुआ। अंग पुनर्जनन। लिन फैंग ने एक संभावना के बारे में सोचा। अतीत में कुछ भयानक जानवरों के पास कुछ विशेष क्षमताएं थीं जो टूटे हुए अंगों को फिर से विकसित करने की अनुमति देती थीं। भले ही उनके अंग काट दिए गए हों, वे जल्दी से फिर से उग सकते थे। मांस कीड़े के भयानक जानवर में स्पष्ट रूप से ऐसी ही क्षमताएं थीं। अगर वह मांस कीड़े के भयानक जानवर से लड़ना जारी रखता, तो लाभ नुकसान की भरपाई नहीं कर पाता। लिन फैंग थक कर मर जाता। आखिरकार हर बार जब लिन फैंग ने 3 सर्पिल बलों को मुक्त किया, तो यह उसके शरीर पर एक बड़ा बोझ था। सामान्य परिस्थितियों में वह केवल 1 दर्जन या उससे अधिक बार 3 सर्पिल बलों को मुक्त कर सकता था। अब जब वह घायल हो गया था, तो उसके लिए शायद 10 बार सर्पिल बलों को मुक्त करना भी बहुत मुश्किल होगा।
एक बार जब ये सीमा पार हो जाती है तो यह एक प्रतिक्रिया का कारण बनता है और उसका शरीर इसे झेलने में असमर्थता से ढह जाता है। हालांकि अगर वह 3 सर्पिल बलों को नहीं छोड़ता है और केवल 1 या 2 सर्पिल बलों को छोड़ता है तो वह मांस के कीड़े के भयानक जानवर के हमलों का सामना करने में असमर्थ नहीं होगा। इसलिए लिन फैंग अब दुविधा में था और स्थिति गंभीर थी। हेजहॉग भयानक जानवर वास्तव में लड़ाई में शामिल हो गया था। लिन फैंग को किसी भी समय 2 भयानक जानवर राजाओं से घातक झटका मिल सकता था। इस समय यूशान और अन्य लोग भी लिन फैंग के खतरे को देख सकते थे। शुई युवानशिंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, अगर हम अभी भी आगे बढ़ सकते हैं तो हम अभी भी उस शाही जैसे भयानक जानवर को कम से कम रोक सकते हैं। इससे लिन फैंग पर दबाव भी कम होगा। अगर हम और समय के लिए रुकते हैं तो हम तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि युद्ध की लहरें न आ जाएं। मुझे लगता है कि यह बहुत ही असंभव है। इन भयानक जानवरों के पास निश्चित रूप से इस निर्णायक लड़ाई के लिए एक विस्तृत योजना है। देखिए, यहाँ तक कि वे मानवीय विशेषज्ञ भी एक कठिन लड़ाई में फंस गए हैं और हमें सुदृढ़ीकरण प्रदान नहीं कर सकते हैं। गाओ तियानसी एक क्रूर शक्ति की तरह लग सकता है, लेकिन वह वास्तव में बहुत सावधान था। वह उन अमानवीय विशेषज्ञों और राक्षसों के बीच लड़ाई का भी निरीक्षण कर रहा था। दुर्भाग्य से भले ही मुख्य कमांडर खुद लड़ रहा था, लेकिन लड़ाई स्पष्ट रूप से अभी भी कुछ समय तक चलने वाली थी। उनकी सहायता करना तो और भी अधिक असंभव था। वे अकेले ही खतरे में नहीं थे, यहाँ तक कि वे अमानवीय विशेषज्ञ भी खतरे में थे। यूशान ने दांत पीसते हुए कहा, मैं ऊपर जाऊंगा और एक भयानक जानवर राजा को रोकूंगा। इस प्रकार यूशान ने आगे छलांग लगाई और अपनी फुर्तीली चाल तकनीकों का उपयोग करके हेजहॉग भयानक जानवर की ओर हमला किया। वह हेजहॉग भयानक जानवर को हराने की उम्मीद नहीं कर रहा था और केवल उसे व्यस्त रखने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि हेजहॉग भयानक जानवर अविश्वसनीय रूप से क्रूर था। इसकी पीठ पर कांटे अनंत लग रहे थे। एक बार जब वे फट गए तो वे घनीभूत रूप से यूशान की ओर उड़ गए, जैसे कि एक बारीकी से बुना हुआ जाल। यूशान लगातार चकमा देता रहा, लेकिन वह फिर भी उन सभी से बच नहीं पाया और उसे स्पाइक से चोट लग गई। सौभाग्य से वे उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नहीं लगे। हालांकि उसने अपनी लड़ाकू क्षमता खो दी थी और उस हेजहॉग को असुविधा पहुंचाने में भी विफल रहा। तभी यूशान को कुछ पछतावा हुआ। उसे हमेशा लगता था कि वह ड्रैगन माउंटेन बेस पर बहुत ताकतवर था, लेकिन जब उसका सामना इन भयानक जानवरों के राजाओं से हुआ तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह कितना कमजोर था। लिन फैंग ने बार बार सर्पिल बलों को छोड़ा। थोड़े समय में ही उसने उन्हें 10 से ज्यादा बार छोड़ा था। उसकी त्वचा पूरी तरह से फट गई थी और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। अभी वह सिर्फ अपनी इच्छाशक्ति के बल पर ही टिके हुए थे। 3 सर्पिल बल। लिन फैंग ने अपने दांत पीस लिए और फिर से 3 सर्पिल बलों को छोड़ दिया। तुरंत उसके शरीर में चटकने की आवाजें आने लगीं। उसके गले के पीछे एक मीठी सी तीखापन महसूस हुआ और वह अपने आप को रोक नहीं सका और मुंह से खून थूक दिया। उसकी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। ये पहले से ही लिन फैंग की सीमा थी। वह अब 3 सर्पिल बलों को नहीं छोड़ सकता था। वास्तव में वह पहले से ही अपनी लड़ाकू क्षमता खो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे शुई युवानशिंग, गाओ तियानसी और यूशान। भूल जाओ, इस बार हम भी वीरतापूर्वक मरेंगे। भाई लिन फैंग, अब और जिद करने की जरूरत नहीं है। वापस आ जाओ, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है। अगर बुरा भी हुआ तो हम साथ साथ मरेंगे। भाई लिन फैंग, काश मैं तुम्हें पहले शुई युवानशिंग के नाम से जानता। हालांकि आज एक साथ मरना हमें कमोबेश आग से बने दोस्त बनाता है। इसमें कोई अन्याय नहीं है। इस समय शुई युवानशिंग, गाओ तियानसी और यूशान ने पहले ही प्रतिरोध करना छोड़ दिया था। वे जानते थे कि लिन फैंग अब और नहीं टिक सकता। उन चारों के लिए मौत आसन थी। धमाका! लिन फैंग को मांस के कीड़ों ने उड़ा दिया और फिर वह जमीन पर गिर गया। उसने कोशिश की, लेकिन उसने अपने आप को रोक नहीं सका और मुंह से खून थूक दिया। वर्तमान में लिन फैंग खून से लथपथ था और यह पता नहीं था कि उसके शरीर की कितनी हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं। वह केवल अपनी इच्छाशक्ति पर भरोसा करके टिक नहीं सकता था। जैसा कि यूशान और अन्य लोगों ने देखा था, लिन फैंग वास्तव में अपनी रस्सी के अंत में था और पहले से ही एक घातक स्थिति में था। कर्ण कृपाण अभी भी चमक रहा था। लिन फैंग की छाती हिंसक रूप से धड़क रही थी। वह अभी भी बहुत भारी सांस ले रहा था। इस समय वह अपनी बहन, अपने पिता, अपने सबसे बड़े भाई और अपने दूसरे भाई के बारे में सोच रही थी। हालांकि वह आकृति वह थी जिसे वह भूल नहीं सकी। वह उसकी बहुत ऋणी थी। क्या यह मेरी किस्मत हो सकती है? मुझे आनुवंशिक लॉक टूट गया है, मुझे अपनी अजीब बीमारी का इलाज करना है और मुझे अभी भी लगता है। लिन फैंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वह अपने शरीर में शक्ति महसूस करना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में कुछ बचा नहीं था। वह इन 2 भयानक जानवर राजाओं से कैसे निपट सकता था? 3 साल बल, आगे बढ़ो, लिन फैंग ने गुर्राहट के साथ कहा। उसने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों में अपनी कृपा को पकड़ लिया और आकाश से उतरकर मांस के कीड़ों जैसे भयानक जानवरों पर वार किया। स्ना, मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर ने लिन फैंग को अपने एक तंबू से मारा और उसका शरीर टूटा हुआ डोरी वाली पतंग की तरह जमीन पर गिर गया। यहाँ तक कि उसके हाथ में उपस्थित कंठ कृपाण भी एक तरफ गिर गया। लिन फैंग का शरीर पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। अब उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। इस दृश्य ने न केवल यूशान और बाकी लोगों को पीड़ा दी, बल्कि इस दूरी पर मौजूद अमानवीय भावनाओं को भी अतुलनीय रूप से क्रोधित कर दिया। चाहे वह शुई युवानशिंग हो, गाओ तियानसी हो या लिन फैंग हो, वे सभी ड्रैगन माउंटेन बेस में प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार थे, जिनके पास जेनेटिक लॉक को तोड़ने की सबसे बड़ी उम्मीद थी। लेकिन अब वे केवल ये देख सकते थे कि कैसे भयानक जानवर लिन फैंग और अन्य लोगों को मार रहा था, जबकि वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। ये कितना कष्टपूर्ण था। चीफ कमांडर लोंगडू वर्तमान में एक कृमि जैसे दानव का सामना कर रहे थे। यद्यपि ये दानव बहुत मजबूत नहीं लग रहा था, परंतु ये बहुत प्रतिरोधी था। वह भी उलझा हुआ था और लिन फैंग और अन्य लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता था। 0 सोल्स 9 स्लैश। मुख्य कमांडर लांगडू की मुठ्ठियां हिल की तलवारों की तकनीक में बदल गई और उसने भयंकर युद्ध किया। सामने खड़े आदमी ने भी चीख मारी और वे तुरंत पीछे हट गए। हालांकि बस इतना ही था। वह उस राक्षस को बिल्कुल भी नहीं मार सका। वह अभी भी उलझा हुआ था। चाहे पहाड़ गिर जाए या धरती टूट जाए, भले ही उसने अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर दिया हो, फिर भी वह लिन फैंग और बाकी लोगों को बचा नहीं सकता था। बैंग बैंग बैंग। जैसे जैसे मांस की भयानक जानवर लिन फैंग के पास कदम से कदम मिलाकर पहुंचा, हर कोई निराश हो गया। शुई युवानशिंग ने अपनी महाशक्ति का फिर से उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। उसके शरीर पर लाल रंग की रोशनी कुछ पल के लिए चमकी, लेकिन वह फिर से संगठित नहीं हो सकी। गाओ तियानसी ने धीमी आवाज में चिल्लाया। वह अपने दांत पीस के लिए
उसका शरीर सूज गया था और कभी कभी अजीब सी आवाजें निकलती थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बहने के बावजूद भी वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। यूशान ने अपने दांत पीस लिए। वह हर पल का फायदा उठाकर हर तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थी ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। लेकिन किसी भी मार्शल आर्ट के लिए, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो, उसके द्वारा झेली गई गंभीर चोटों को एक पल में ठीक करना असंभव था। लिन फैंग को कोई नहीं बचा सका। मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर के विशाल शरीर को कदम दर कदम अपने पास आते देख लिन फैंग ने क्रूरहत से मुस्कुराया। जैसा कि उम्मीद थी, मैं अभी भी ऐसा नहीं कर सकता। दानव राजा डोंगफेंग शिंग ने एक बार एक भयानक जानवर राजा को मार डाला था। वह कितना शक्तिशाली था। पर्याप्त नहीं, मेरी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं है। चूंकि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए मैं इसे तब तक खुलकर जब तक ये पर्याप्त न हो जाए। फ्यूज, मुझे हर कीमत पर खतरनाक जानवरों के जीन को फ्यूज करना होगा। तो क्या हुआ अगर यह एक भयानक जानवर राजा है, मैं इसके जीन को जोड़ूं? लिन फैंग की नजर थोड़ी पागल हो गई। इस समय वह अब कोई मोटा नहीं था। उसके हाथ मांस के कीड़ों के भयानक जीन से ढके हुए थे। उनके पास मांस के कीड़ों के भयानक जीन को खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पिछले दिनों लिन फैंग ने अन्य भयानक जानवरों के जीन के साथ विलय क्यों नहीं किया था? इसका कारण यह था कि उसे लगा कि उसने पहले से ही बहुत सारे भयानक जानवरों के जीन को विलय कर लिया है और वह पहले से ही काफी मजबूत है था। इसके अलावा अधिक भयानक जानवरों के जीन के साथ विलय करने से वह अपनी ताकत को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। वह जानता था, कदम दर कदम आगे बढ़ना और अन्य भयानक जानवरों के जीन के साथ विलय करना जब वह खुद को और अधिक सुधार नहीं कर सकता था। लेकिन अब लिन फैंग अनंत खतरे में था। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था और उसने अपनी सारी शंकाएं त्याग दी। उसे भयानक जानवर के जीन को मिलाना होगा और उन्हें पागलों की तरह मिलाना होगा। जेनेटिक फ्यूजन शुरू करें। फ्यूजन समय 1 मिनट। आनुवंशिक सम्मिलन उपकरण से एक परिचित यांत्रिक आवाज गूंजी। लिन फैंग इस बार मांस के कीड़ों के भयानक जानवर के जीन को मिला रहा था। ये वास्तव में एक भयानक जानवर राजा के जीवन थे। लिन फैंग को पता नहीं था कि इसमें कितनी आनुवंशिक क्षमता है। यदि आनुवंशिक क्षमता बहुत अधिक होती तो जीन को फ्यूज करना असंभव होता। सौभाग्य से लिन फैंग की वर्तमान आनुवंशिक क्षमता केवल 48% तक ही पहुंच पाई थी। दूसरे शब्दों में उसकी अभी भी 52% व्यवहार्यता क्षमता थी। इतनी बड़ी आनुवंशिक क्षमता एक भयानक पशु राजा के जीन को समायोजित करने के लिए पर्याप्त थी। 1 मिनट रुको। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और देखा कि मांस का कीड़ा भयानक जानवर लगभग उसके ऊपर था। एक बार भयानक जानवर के पास आने के बाद उसके पास कोई और विकल्प नहीं होगा। किसी भी अन्य परिस्थिति में 1 मिनट बहुत कम होता है, लेकिन अब यह उसे बहुत लंबा लग रहा था। शुई युवानशिंग, गाओ तियानसी और यूशान, मुझे 1 मिनट का उपहार। ऐसा कहते हुए लिन फैंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आनुवंशिक सम्मिलन पहले ही शुरू हो चुका था। वह विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। 1 मिनट। शुई युवानशिंग थोड़ा स्तब्ध था। 1 मिनट में क्या हो सकता है? क्या लिन फैंग अभी भी स्थिति बदल सकता है? हालांकि लिन फैंग ने उन्हें बचाने के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दिया था। 1 मिनट में शायद लिन फैंग कुछ चोटों से उबर सकता था। गाओ तियानसी ने अपने दांत पीस लिए और जोर जोर से सांस लेने लगा। अपनी टूटी हुई भुजाओं से उसने धीरे धीरे खुद को खड़ा किया। 1 मिनट, हम इसे आपके लिए जरूर खरीदेंगे। गाओ तियानसी की आंखें लाल हो गई थीं। अपनी जान की कीमत पर भी उन्हें इस भयानक जानवर राजा को रोकना होगा। भले ही वे लिन फैंग के साथ पूरी तरह से अजनबी थे और पहले भी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन उन चारों ने एक साथ जीवन मृत्यु के परीक्षणों का अनुभव किया था। इस तथ्य के साथ कि वे इन क्रूर भयानक जानवरों का सामना कर रहे थे, उन्हें अब व्यक्तिगत हितों की कोई चिंता नहीं थी। ये जीवन और मृत्यु के बीच बनी दोस्ती थी, दुनिया का सबसे मजबूत बंधन। 1 मिनट में इतनी मुश्किल क्या है? हा, इग्नाइट। जमीन पर लेटे शुई युवानशिंग ने मानो कोई फैसला कर लिया हो। उसके शरीर से अचानक लाल लपटें निकलने लगी, मानो भयंकर रूप से जल रही हों। यह एक निश्चित तकनीक थी। अपनी महत्वपूर्ण क्षमता को जलाकर उसके लिए अपने शेष जीवन के लिए आनुवंशिक ताला तोड़ना असंभव हो सकता था। यह व्यावहारिक रूप से उसके अपने भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा था और यह मृत्यु से भी अधिक भयानक था। लेकिन अब शुई युवानशिंग ने अपनी महत्वपूर्ण क्षमता को प्रज्वलित कर दिया था। वूश, शुई युवानशिंग ने अपने पंख फड़फड़ाए। अपनी महत्वपूर्ण क्षमता को प्रज्वलित करके उसकी आंतरिक चोटें कुछ ही समय में कुछ हद तक ठीक हो गईं। इसलिए वह तुरंत मांसभक्षी भयानक जानवर की ओर दौड़ा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। शुई युवानशिंग मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर की तरफ दौड़ा। उसने उससे सीधे तौर पर नहीं लड़ा। इसके बजाय वह बहुत ही फुर्ती से आगे बढ़ा, उसे एक कीड़े की तरह परेशान किया। लेटेस्ट नॉवेल्स के लिए NovelBNCOM देखें। 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड बीत गए। मांस कीड़ा भयानक जानवर लगातार परेशान हो रहा था और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसलिए मांस कीड़ा भयानक जानवर बहुत क्रोधित हो गया। उसके शरीर पर मौजूद अनगिनत तंबू एक घने जाल में एकजुट हो गए जो सभी दिशाओं से शुई युवानशिंग की ओर टूट पड़े। टकराना। अंत में शुई युवानशिंग विशाल जाल से बच निकलने में असमर्थ था। उसे कुछ तंतुओं ने बुरी तरह से मारा। उन्होंने शुई युवानशिंग के शरीर को सीधे ऊपर उठाया और उसे मांस के कीड़े के भयानक जानवर के मुंह में भेज दिया। स्नैप, मांस की भयानक जानवर का मुंह खुल गया और शुई युवानशिंग को जिंदा निगल लिया गया। शुई युवानशिंग, क्रिम्सन विंग्स, गाओ तियानसी और यूशान की आंखें लाल हो गई थीं। ड्रैगन माउंटेन बेस की मेरिट रैंकिंग में पहले स्थान पर शुई युवानशिंग, मायरीड एकेडमी का एक प्रतिभाशाली छात्र जिसके पास जेनेटिक लॉक को तोड़ने और अमानवीय बनने का सबसे बड़ा मौका था, उसे एक भयानक जानवर ने निगल लिया था। शुई युवानशिंग मर चुका था। गर्जन, मास्कीट जैसा भयानक जानवर शुई युवानशिंग को निगलने के बाद बहुत ही रोमांचक लग रहा था। वह बड़े बड़े कुत्ते भरता हुआ आगे बढ़ा। यूशान और गाओ तियानसी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में दृढ़ संकल्प देख सकते थे। शुई युवानशिंग पहले ही मर चुका था। वे भयानक जानवर अपने ऊपर आक्रमण करने नहीं दे सकते थे। शुई युवानशिंग का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रज्वलित करें, प्रज्वलित करो। यूशान और गाओ तियानसी ने तुरंत अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं को प्रज्वलित करने के लिए रहस्यमय चीजों का उपयोग किया। उनके शरीर पर लगी चोटें स्पष्ट रूप से तेजी से ठीक हो गईं। गाओ तियानसी का शव हिंसक रूप से फैलाया गया। इस बार ये पहले से भी बड़ा था, लगभग 4 मीटर, एक छोटे विशालकाय की तरह। यूशान भी पीछे नहीं रह सकता था। वह सभी तरह की मार्शल आर्ट में पारंगत थी और उसकी गति थोड़ी और भी तेज थी। उसका शरीर हवा में उड़ गया और कुछ ही छुट्टियां में वह मांस के कीड़ों जैसे भयानक जानवर के सामने था।
मांसलता वाला भयानक जानवर काफी छिपे दर्जे का लग रहा था। जब वह सामने से हमला करता था तो हेजाहोग भयानक जानवर कोई सक्रिय कार्रवाई नहीं करता था और इसके बजाय मांसलता वाले भयानक जानवर के पीछे चलता था। इससे गाओ तियानसी और यूशान पर दबाव भी कम हो गया। उन्हें बस मांसलता वाले जानवर को अपने पास रखना था। भयानक जानवर पर कब्जा कर लिया। 50 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। यूशान स्पष्ट रूप से शुई युवानशिंग से कहीं ज्यादा फुर्तीला था। इसके अलावा वह भयानक जानवरों और कीड़ों को रोकने के लिए गाओ तियानसी के साथ सहयोग कर रहा था। गाओ तियानसी ने मांस के कीड़ों जैसे भयानक जानवर के खिलाफ सीधे लड़ाई लड़ी, जबकि यूशान ने उसे परेशान करके सहायता की। उन दोनों के बीच सक्रिय सहयोग ने मांस कीट के भयानक जानवर की गति को धीमा कर दिया। समय बीत गया। इस समय लिन फैंग को स्पष्ट तौर पर अपने शरीर में एक नई तरह की शक्ति का संचार महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सभी कोशिकाएं सक्रिय हो रही हों। वह जानते थे कि यह नव पंजीकृत जीनों का कार्य था। तेज और तेज। लिन फैंग बहुत चिंतित था। उसे शुई युवानशिंग की मृत्यु के बारे में भी पता था, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। और अब उसे समय देने के लिए यूशान और गाओ तियानसी भी सतत खतरे में थे। इसलिए उन्हें जल्द से जल्द पीढ़ी सम्मेलन पूरा करना था। 35 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड। टकराना, टकराना, टकराना। नोव एल्बन सी ओम पर नई कहानियां खोजें। अंत में गाओ तियानसी अब और टिक नहीं सका। 45 के बाद वह मांस के कीड़ों के अनगिनत तंतुओं से चकनाचूर हो गया। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं और वह मिट्टी के पोखर की तरह जमीन पर गिर गई। गाओ तियानसी ने अपनी खड़ी खोली। वे युद्ध की तीव्र इच्छा से भरे हुए थे। हालांकि जैसे जैसे उसकी जीवन शक्ति कम होती गई, उसकी आंखों में जीवन का अंतिम निशान भी पूरी तरह से गायब हो गया। गाओ तियानसी, यूशान चिल्लाया। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर उसकी छाती पर झुक रहा है, जिससे उसकी सारी सांसें रुक गई हैं। ये बहुत घटित हुआ। वह अंततः केवल ये देख सकता था कि उसके कभी का परिचित मित्र उसके सामने मर रहा है। शुई युआन मर चुका था। गाओ तियानसी भी मर चुका था। मेरिट रैंकिंग में शीर्ष 3 लोगों से वह अकेला बचा था। यूशान को लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व फटने वाला था। शुई युवानशिंग और गाओ तियानसी, तुम्हारी मृत्यु व्यर्थ नहीं होगी। यूशान की चमड़ेदार लाल हो गई थी और वह मांस के कीड़ों जैसे भयानक जानवर को ध्यान से देख रही थी। वह शुई युवानशिंग और गाओ तियानसी को यूं ही मरने नहीं दे सकती थी। वह केवल एक ही काम कर सकती थी और वह मांस के कीड़ों जैसे भयानक जानवर को हर कीमत पर छुपाती थी। स्विश, यूशान ने हमला करने की पहल की। उसने भयानक जानवर के एक तंबू पर वार किया। हालांकि ताकत की कमी के कारण वह सीधे उड़ गया। फिर एक तंबू उसके ऊपर आया और उसके शरीर में जोर से टकराया। धमाका, यूशान जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन संघर्ष करके फिर खड़ा हो गया। सेकंड, यूशान ने व्यवहारिक रूप से समय की गिनती की क्योंकि वह भयानक जानवरों जैसे मांसल कीड़ों की ओर बढ़ रहा था। टकराना, एक और कोड़े की मार से यूशान की हथेलियां मांस और खून से लथपथ हो गया। उसने अपनी दोनों हथेलियां खो दी थी, लेकिन उसने बहुमूल्य समय खरीद लिया था। 55 सेकंड, संभवतः यह आखिरी बार था। यूशान ने गहरी सांस ली और फिर भी पीछे नहीं हटी। इस बार उनके पास आंदोलन कौशल का उपयोग करने की ताकत भी नहीं थी। धमाका, यूशान को फिर से हवा में उछाला गया और फिर वह धरती पर गिर गई। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और उसे लगा कि अब उसके शरीर में कोई शक्ति नहीं है। 58 सेकंड, 59 सेकंड। यूशान पहले ही बेहोश हो चुका था। हालांकि वह मेरा नहीं था, लेकिन अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। 1 मिनट बीत गया था। लिन फैंग का शरीर समाप्त हो रहा था। उसे सब पता था कि बाहर क्या हो रहा है। शुई युवानशिंग और गाओ तियानसी दोनों मर चुके थे और यूशान धरती पर गिर गया था। उसका भाग्य अज्ञात था। उन्होंने उसे 1 मिनट खरीदने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस समय उसका गुस्सा बढ़ गया और हत्या की घटनाएं भी बढ़ गईं। स्वूश, लिन फैंग ने अपनी आकृति खोली। उनके दृश्य बहुत शांत थे, यहाँ तक कि किरणें भी बर्फ की तरह। उसके सामने 2 जानवर राजाओं को भी उसकी हत्या की सुनियोजित घटना का रूप दिया गया था। बल, बेमिसाल ताकत। लिन फैंग को हर पल अपने शरीर से शक्ति समाप्त हुई महसूस होती थी। उसे यह पता नहीं था कि उसके परिजनों की ताकत कितनी मजबूत थी। यहाँ तक कि उनकी नग्न चोटें भी एक रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में तेजी से ठीक हो रही थीं। हालांकि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। लिन फैंग खड़ा हुआ और उसने उच्च श्रेणी के पोषक तत्व का समाधान निकाला जो वह हमेशा अपने साथ रखती थी। किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए वह हमेशा अपनी उच्च श्रेणी के पोषक तत्व समाधान के साथ रहती थी। शुरुआत में लिन फैंग ने कभी भी इन पोषक तत्वों के घोल का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई दुर्घटना घटेगी, जिसके परिणामस्वरूप उसे नए भयानक जानवर जीनों को मिलाना पड़ेगा। वह पहले ही उन्हें एक कर चुका था, इसलिए पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब उसे ताकत की जरूरत थी और वह भी अजेय ताकत की। गल्प, लिन फैंग ने उच्च श्रेणी के पोषक तत्वों के घोल की कुछ कृतियां निकाली। भयानक जानवर के जीन के साथ दुखद जाने के कारण लिन फैंग को भूख लगी। उसे अपनी ऊर्जा को फिर से भरने की जरूरत थी। और इस तरह 1 बोतल, 2 6 3 तस्वीरें, कुल मिलाकर 5 तस्वीरें। लिन फैंग अपने साथ केवल 5 बोतल उच्च श्रेणी के पोषक तत्व घोल लाया था। उसने उन सभी को पी लिया। यहाँ तक कि एक शीर्ष मार्शल कलाकार भी अगर इन सभी उच्च श्रेणी के पोषक तत्वों के घोल को एक बार में पी ले तो मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि लिन फैंग को अभी भी ऐसा लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। ये पर्याप्त से बहुत दूर था। उसे अभी भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी और अधिक होगी उतना बेहतर होगा। वह स्पष्ट रूप से एक विशाल मात्रा में शक्ति को महसूस कर सकता था, जो किसी भी समय उसके शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार थी। शक्ति, अपर शक्ति। शुई युवानशिंग, गाओ तियानसी, यूशान, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। लिन फैंग ने हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोला। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठा लिया। वह विशालकाय मांस कीड़े जैसे भयानक जानवर के सामने वह एक चिंटी की तरह था। भयानक जानवर की विशाल आंखों ने स्वाभाविक रूप से लिन फैंग को भी देखा। अत्यंत बुद्धिमान भयानक जानवर राजा की आंखों में कृपालुता का एक संकेत भी था। ये सही है, कृपालुता। एक भयानक जानवर राजा किसी भी मार्शल कलाकार की प्रति कृपालु हो सकता है, जैसे कि पहले लिन फैंग, जो उसके सामने एक चिंता की तरह महत्वपूर्ण था और उसे आसानी से कुचल दिया जा सकता था। विशालकाय मांस कीड़े जैसे भयानक जानवर ने 10 से ज्यादा तंबू गढ़े। इन तांत्रिकों ने हवा में ध्वनि धमाका मचाया और बिजली की तरह पलक झपकते ही लिन फैंग की ओर बढ़ा दिए। बल, लिन फैंग को ताकत की जरूरत थी। इस समय उनके पास अपनी कृपा भी नहीं थी। वह अभी भी अपने हाथों पर सबसे ज्यादा भरोसा था। लिन फैंग ने अपनी नंगी मुट्ठियों से एक मुक्का मारा। 3 बल, उनकी गहरी आवाज गूंजी, गड़गड़ाहट की तरह बहरा करने वाली।
हालांकि लिन फैंग की आवाज धीमी थी, लेकिन ये पूरे युद्ध क्षेत्र में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। युद्ध के मैदान में मौजूद ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट्स ने लिन फैंग की आवाज सुनी थी। यहाँ तक कि दूर से भीषण युद्ध में लगे अमानवीय प्रयासों ने भी लिन फैंग की स्थिति को नोटिस किया। यह क्या है? चीफ कमांडर लॉन्ग डुओ की चौड़ाई चौड़ी हो गई। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि शून्य जगह एक मुक्का मारने से हिल रहा है। इस तरह की शक्ति संभवतः एक पेशेवर मार्शल कलाकार द्वारा नहीं पाई जा सकती। क्या वह आनुवंशिक ताला तोड़ सकता था? चीफ कमांडर लॉन्ग डुओ के चेहरे पर भाव अनिश्चित रूप से बदल गए। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ये निश्चित रूप से ऐसा नहीं था कि जेनेटिक लॉक तोड़ने वाले मार्शल आर्टिस्ट कैसे होंगे। हालांकि अगर उसने जेनेटिक लॉक नहीं तोड़ा होता तो लिन फैंग की ताकत इतनी कैसे हो सकती थी? अचानक इतना शक्तिशाली क्यों हो गया? लिन फैंग अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ था। वह अपने सामने मौजूद मांस कीड़े जैसे भयानक जानवर को देख पा रहा था। अपार शक्ति अभी भी उसके शरीर में उमड़ रही थी। इस पल वह ऐसा लग रहा था जैसे वह जंगल में सरपट दौड़ता हुआ जंगली गोजातीय या गेंदा बन गया हो। जंगली गोजातीय, गेंदा, सूंड वाला जानवर और वर्तमान मांस कीड़ा की छवियां उसके दिमाग में कौंध गईं। हालांकि लिन फैंग के भीतर एक स्पष्ट समझ थी, वह खुद थी और केवल खुद ही। उसकी शक्ति पूरी ताकत से फूट पड़ी। धमाका! यह मुक्का धरती को हिलाने वाला था। 3 साल बल फूट पड़े। लिन फैंग को इस बात का यकीन नहीं था कि वह इस समय कितना शक्तिशाली था। क्या ये 40 टन, 50 टन या उससे भी अधिक शक्तिशाली था? लिन फैंग को पता नहीं था। वह गुस्से से भरा हुआ था और केवल बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से मांस के कीड़ों के भयानक जानवरों के तंतुओं पर मुक्का मारा। धप! लिन फैंग के शक्तिशाली मुक्के से मूल रूप से अविनाशी टेंटिकल्स सभी को पीछे धकेल दिया गया। कुछ टेंटिकल्स तो सीधे ही टूट गए। मांस के कीड़े जैसा भयानक जानवर बहुत दर्द में लग रहा था, कान तोड़ने वाली चीखें निकाल रहा था। टकराना! लिन फैंग ने मांस के कीड़ों जैसे भयानक जानवर पर अपने चुटकुले से जोरदार प्रहार किया। इस बार हालांकि वह अभी भी ऐसा लग रहा था कि वह कपास पर प्रहार कर रहा है और उसकी बल जमीन पर नहीं उतरा है, लेकिन बल मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर के लिए बहुत शक्तिशाली था। लिन फैंग की वर्तमान ताकत से पहले ही मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर की सीमा को पार कर चुकी थी। सहन कर सकता है। मांस कीड़े जैसा भयानक जानवर दर्द से चिल्लाया। वह इतने शक्तिशाली हमले का सामना नहीं कर सका और उसका विशाल शरीर जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि वह बहुत बड़ी थी, लेकिन वह बहुत फुर्तीला और तेज थी। भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या ऐसा लगता है कि तुम अभी भी भाग सकते हो? लिन फैंग की आंखों में एक चमक सी चमक उसकी मुट्ठी में बदल गई और उसने खतरनाक जानवर के कुछ तंबुओं को पकड़ लिया। ऊपर लिन फैंग ने दोनों हाथों को जोर से उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने किसी तरह उस विशालकाय मांसल भयानक जानवर को हवा में खींचा और उसे बाईं और दाईं ओर बुरी तरह से पटक दिया। बूम बूम बूम! लिन फैंग ने मांस के कीड़े के भयानक जानवर के तंबुओं को पकड़ लिया और उसके विशाल शरीर को बार बार जमीन पर पटक दिया, जिससे मांस के कीड़े का भयानक जानवर अचेत हो गया। हर बार जब मांस के कीड़े का भयानक जानवर जवाबी हमला करने की कोशिश करता तो लिन फैंग उसे बेरहमी से पटक देता और उसके पास जवाबी हमला करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं होती। जैसे ही लिन फैंग ने बेरहमी से मांस के कीड़े के भयानक जानवर को पटक दिया, हेजहॉग भयानक जानवर ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। उसकी पीठ पर घनी तरह से पैक की गई स्पाइक्स एक विशाल जाल की तरह लिन फैंग की ओर बढ़ी। नोव एल्बन सी ओम पर नई कहानियां खोजें। हम्फ! लिन फैंग ने ठंडी सांस ली। हर पल उसके शरीर में नई शक्ति उमड़ रही थी। उसे भी नहीं पता था कि अब ये कितनी ताकतवर हो गई है। उसने मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर को जमीन पर पटक दिया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। फिर उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और उछलकर हेजहॉग जैसे भयानक जानवर पर झपट्टा मारा। जहां तक हेजहॉग के भयानक जानवर के कांटों की बात है, लिन फैंग ने अपने मांस और खून के शरीर और अपनी मुट्ठी के बल से कांटों को तोड़ दिया। भले ही कुछ कांटों ने लिन फैंग के शरीर पर वार किया हो, लेकिन वे उसे केवल हल्की खरोंच ही लगी और घावों से खून नहीं निकला। वास्तव में वे स्पष्ट दर से ठीक हो रहे थे। ठीक होने की गति इतनी तेज थी कि लिन फैंग भी चौंक गया। ये निश्चित रूप से ऐसी क्षमता नहीं थी जो लिन फैंग के पास पहले थी। उसे अचानक वह गति याद आ गई जिस पर मांस का कीड़ा पहले ठीक हो जाता था। ये कटे हुए अंगों के फिर से उगने जैसा था। क्या वह भयानक रिकवरी गति उसे भी हस्तांतरित की जा सकती है? पुनर्जनन एक ऐसी क्षमता थी जो आनुवंशिक लॉक को तोड़ने वाले कई विशेषज्ञों के पास भी नहीं थी। हालांकि लिन फैंग ने मांस के कीड़े के भयानक जानवर के जीन को जोड़ दिया था। ये बहुत संभावना थी कि उसके पास कुछ ऐसी ही क्षमताएं थीं। कम से कम उसकी रिकवरी की गति बहुत चौंकाने वाली थी। इतनी शानदार रिकवरी स्पीड के साथ लिन फैंग अब भी हेजहॉग भयानक जानवर से कैसे डर सकता था? वह आसमान से उतरा और 3 सर्पिल फोर्सेस धमाके के साथ फट पड़ी। उसने हेजहॉग भयानक जानवर को जोरदार मुक्का मारा। हेजहॉग के भयानक जानवर का शरीर कांटों से ढका हुआ था। लिन फैंग के प्रहार से कई कांटे उसके हाथ में घुस गए। दर्द बहुत भयानक था, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ हो। हेजहॉग भयानक जानवर जमीन पर धंस गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। खून बहने लगा और हेजहॉग भयानक जानवर के सभी महत्वपूर्ण अंग नष्ट हो गए। लिन फैंग के मुक्का से उसके आंतरिक अंग संभवतः चकनाचूर हो गए थे। उसने एक ही मुक्के से एक भयानक पशु राजा को मार डाला। 3 भयानक जानवरों के राजाओं में से विशाल सूंड वाला जानवर बुरी तरह घायल हो गया था और लड़ने की अपनी क्षमता खो चुका था। हेजहॉग भयानक जानवर भी लिन फैंग के एक मुक्के से मारा गया था जब उसकी शक्ति फूट पड़ी थी। लिन फैंग की वर्तमान ताकत वास्तव में उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां वह आसानी से भयानक जानवरों के राजाओं को मार सकता था। ये कहना कठिन है कि उसकी ताकत कितनी गुना बढ़ गई थी। इसके अलावा लिन फैंग को एहसास हो गया था कि वह अभी अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था और उसके शरीर में शक्ति अभी भी बढ़ रही थी। हालांकि इस समय अभी भी एक और भयानक जानवर था। मांस के कीड़े वाले भयानक जानवर की रक्षा और पुनर्स्थापनात्मक क्षमता आश्चर्यजनक थी और यह पुनर्जनन भी प्राप्त कर सकता था। थोड़ी ही देर में वह भयानक मांस कीट जानवर फिर से खड़ा हो गया। लिन फैंग ने जमीन पर पड़े हेजहॉग भयानक जानवर की लाश पर नजर डाली और बस उसे उठा लिया। उसने हेजहॉग भयानक जानवर की लाश को अपने हाथ में पकड़ लिया, फिर अचानक आगे की ओर छलांग लगा दी। उसने हेजहॉग भयानक जानवर की लाश को दोनों हाथों से उठाया और स्पाइक से भरी लाश को मांस के कीड़े पर पटक दिया। भयानक जानवर! बैंग बैंग बैंग! मांस कीड़ा भयानक जानवर दुख में चिल्लाया। ये वास्तव में बहुत मजबूत था और इसमें भयावह जीवन शक्ति थी, लेकिन अब ये लिन फैंग द्वारा पूरी तरह से रौंद दिया गया था। ये सही है, ये पूरी तरह से रौंदा जा रहा था। यदि वह उस भयंकर पशु को एक बार में नहीं मार सकता था, तो वह ऐसा 10 बार, यहां तक कि 100 बार भी कर सकता था।
लिन फैंग ने न केवल हेजहॉग भयानक जानवर की लाश का इस्तेमाल किया, बल्कि उसने दोनों मुट्ठियों से भी वार किया। हर बार जब उसकी मुट्ठियां जमीन पर गिरती तो जमीन हिल जाती। मांस के कीड़े भयानक जानवर ने एक के बाद एक मुक्का सीधे झेला, उसका मांस और खून हर जगह बिखर गया। चाहे उसकी रिकवरी दर कितनी भी तेज क्यों ना हो, ये बेकार। कुछ ही देर में मांस कीड़े के भयानक जानवर का विशाल शरीर टुकड़ों में टूट गया, लेकिन वह अभी भी जीवित था और ठीक होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि लिन फैंग ने मांस कीड़े के भयानक जानवर को ठीक होने का कोई मौका नहीं दिया। उसने फिर से पूरी ताकत से उसका सिर कुचल दिया। बार बार उसने ऐसा किया। उसके मुखों की ताकत अविश्वसनीय थी। आसपास का वातावरण मांस के कीड़े के भयानक जानवर के खून से पूरी तरह लाल हो गया था और युद्ध का मैदान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। लिन फैंग के साथ ऐसी बर्बरता देखकर मार्शल आर्टिस्ट और कुछ बुद्धिमान भयानक जानवर दोनों ही दंग रह गए। उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अंत में लिन फैंग का चेहरा खून से लथपथ हो गया। उसने मांस के कीड़े के भयानक जानवर के सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से फाड़ दिया। उसका सिर एक ही बार में दो टुकड़ों में फट गया। लिन फैंग ने अपनी मुट्ठी से उसे पूरी ताकत से कुचलना जारी रखा, जिससे जमीन पर लाल और सफेद रंग बिखर गया। अंत में चूंकि मांस की भयानक जानवर का शरीर टुकड़ों में फट गया था, चाहे उसकी जीवन शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यह बेकार था। मांस कीड़ा भयानक जानवर अब और नहीं हिलता था। 3 भयानक जानवरों के राजाओं में से केवल गंभीर रूप से घायल सूंड वाला जानवर ही बचा था। लिन फैंग की आंखें लाल हो गई थीं। वह अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में लग रहा था। वह सूंड वाले जानवर की ओर कदम बढ़ाता गया। वह सूंड वाले जानवर की आंखों में खौफ देख सकता था। उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन अपनी गंभीर चोटों के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका। लिन फैंग को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर में शक्ति कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास अनंत ऊर्जा है। उनके शरीर के अंदर जंगली गोजातीय, गाढ़ा, सूंड वाला जानवर और मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवरों के जीन सामने आ रहे थे, जिन्हें वे किसी तरह के प्रतिबंध को तोड़ने वाले थे। धमाका। इससे पहले कि लिन फैंग विशाल ध्वनि वाले जानवर तक पहुंचे, उसने महसूस किया कि उसके शरीर की शक्ति ज्वार की तरह पीछे हट रही है। अंत में उसकी दृष्टि काली हो गई और वह अब और टिक नहीं सकी। वह सीधे जमीन पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे वह असीम अंधकार में गिर गई हो। उसके चारों ओर का वातावरण पूरी तरह काला था, प्रकाश का नामोनिशान नहीं था। मैं कहाँ हूँ? ये कहाँ है? कोई भी। लिन फैंग अपनी पूरी ताकत से भागा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आगे कोई अंत नहीं है। यह अनंत था। चाहे वह कितनी भी दूर भागे, वह अंत तक नहीं पहुंच सकती थी। उसने अपने आसपास के वातावरण पर जोर से मुक्का मारा, लेकिन उसे कोई प्रतिरोध नहीं मिला। उसकी अजेय शक्ति इस अंधेरे को भेद नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो। क्या यह नरक हो सकता है? कोई भी। लिन फैंग को डर लगा। उसकी इच्छा शक्ति सदैव बहुत प्रबल रही थी, परंतु अब वह इस अंधकार में फंस गई थी। वहां कोई नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ अंधेरे में देख सकता था। लिन फैंग को यह पता नहीं था कि कितना समय व्यतीत हो गया था। शायद 1 घंटा, शायद 1 दिन, या शायद 1 साल। लिन फैंग को अब समय का कोई अंदाजा नहीं था। वह सिर्फ पागलों की तरह दौड़ सकती थी, थकने पर रुक सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी तरह अंत तक नहीं पहुंच सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह अंधेरा कभी खत्म ही नहीं होगा। पापा, मम्मी, बड़े भाई, दूसरे भाई बहन और को चेन, मैं किसी भी हालत में बाहर निकलूंगा। मुझे आप लोगों से मिला है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। लिन फैंग के दिल में बस यही एक विचार था। या आपने कहा कि अगर यह विचार न होता तो वह बहुत पहले ही इस अंधकार में समाप्त होता और शायद हमेशा के लिए इसी अंधकार में रहता। अंत में लिन फैंग को अंधेरे में एक जोड़ी चमकदार दिखाई दिया। वे बहुत जान पहचानी थी। जंगली गाय की दहाड़ उसके पेड़ों में गूंज रही थी, साथ ही यूनिकॉर्न की आकृति भी। विशालकाय सूंड वाले जानवर की नजरों में भी निराशा थी। मांस कीड़े जैसा भयानक जानवर खास तौर पर पत्थर की मूर्ति की तरह दिखाई दे रहा था और पूरी तरह से अपनी जीवन शक्ति खो चुका था। लिन फैंग का शरीर कांप उठा। क्या ये वो 4 भयानक जानवर नहीं थे जिनके जीन उसने एक कर दिए थे? ये उसकी शक्ति का स्रोत क्या नहीं थे? वे भी इस अंधेरे में क्यों फंसे थे और इतने सारे लोग क्यों दिख रहे थे? लिन फैंग के दिल की गहराई से एक आवाज आई, संघर्ष करना बंद करो। चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो, तुम इस अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकते। अगर तुम थक गए हो तो रुको और आराम करो। हमेशा के लिए दुख रखो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं जाना चाहता हूँ। चले जाओ, चले जाओ। लिन फैंग पागलों की तरह चिल्लाया। उसने आकाश की तरफ देखा, जो अभी भी काला था। उसी समय जब लिन फैंग दहाड़ा तो उसके बगल में खड़े जंगली गोजातीय, गेंदा, सूंड वाला जानवर और मांस कीट जैसे भयानक जानवर झटके से जाग उठे और वे लिन फैंग के साथ उग्र रूप से चिल्लाने लगे। सूश। लिन फैंग के माथे पर शीतल पे आ गया। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली, लेकिन उसका पूरा शरीर जोर से काम कर रहा था और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। थोड़ा हिलना भी मुश्किल था। तुम जाग रहे हो। मैंने तुरंत चीफ कमांडर को सूचित कर दिया है। लिन फैंग के कान में एक हैरान करने वाली आवाज गूंजी। उसने देखा कि एक सफेद नस की वर्दी में एक उत्साही महिला खड़ी थी। नस जल्दी से बाहर भागी। तभी लिन फैंग ने अपने आसपास का माहौल देखा। तुम अस्पताल में हो। लिन फैंग के सिर में थोड़ा दर्द हो रहा था। वह जिस जगह पर रहता था वह अस्पताल जैसा लग रहा था और वहां एंटीसेप्टिक की गंध भी आ रही थी। उसे सिंगल वार्ड में होना चाहिए था और अभी वहां महिला नर्स के अलावा कोई और नहीं था। लिन फैंग ने फिर से ध्यान से सोचा और एक स्पष्ट स्मृति उसके दिमाग में उभरी। ऐसा लग रहा था कि वह अग्रिम मोर्चे पर एक भीषण युद्ध में शामिल था। उसने अभी अभी 3 भयानक जानवरों को हराया था और इससे पहले कि वह आखिरी विशालकाय सूंड वाले जानवर को मार पाता, वह किसी कारण से बेहोश हो गया। वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था। एक उंगली हिलाना भी बहुत मुश्किल लग रहा था। लेटेस्ट नॉवेल्स के लिए NovelBNCOM देखें। मुझे क्या हुआ है? लिन फैंग बहुत चिंतित था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कुछ हुआ है। इसके अलावा क्या जो बुरा सपना उसने देखा था वह वास्तव में एक बुरा सपना था? अभी जो सपना देखा था वह बहुत वास्तविक था। यहाँ तक कि लिन फैंग को भी अब उसे याद करके डर लगने लगा। कुछ ही देर बाद बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। फिर उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। एक साथ कई लोग अंदर घुसे। सबसे आगे वाला व्यक्ति ड्रैगन माउंटेन बेस का चीफ कमांडर लॉन्ग डुओ था, जिसे लिन फैंग ने पहले सिर्फ एक बार दूर से देखा था। चीफ कमांडर, आप यहाँ क्यों हैं? लिन फैंग अभी भी लॉन्ग डुओ के प्रति बहुत सम्मान रखता था। युद्ध के मैदान पर मुख्य कमांडर लॉन्ग डुओ ने भी खूनी लड़ाई लड़ी और अनगिनत मार्शल कलाकारों को बचाया।
ये देखकर कि लिन फैंग जाग गया है, चीफ कमांडर लॉन्ग डुओ ने राहत की सांस ली, जैसे उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मुझे आना ही होगा। लिन फैंग, तुम ड्रैगन माउंटेन बेस के हीरो हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी के बारे में चिंतित हैं। नायक। लिन फैंग अभी भी थोड़ा उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बेशक आप एक हीरो हैं लिन फैंग, आप यह नहीं जानते होंगे, लेकिन ये ठीक इसलिए है क्योंकि आपने भयानक जानवरों के राजाओं को मार डाला, खासकर उस मांस के कीड़े वाले भयानक जानवर को, उस समय निर्णायक लड़ाई में। ऐसा लगता था कि भयानक जानवरों के बीच उसका एक असाधारण दर्जा था। एक बार जब वह मर गया तो सभी भयानक जानवर पीछे हट गए। तो आप निस्संदेह हीरो की उपाधि के हकदार हैं। आपने ड्रैगन माउंटेन बेस पर व्यवहारिक रूप से सभी को बचा लिया। लिन फैंग को अब समझ में आ गया। उसने मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर को मार दिया था, जिससे सभी भयानक जानवर पीछे हट गए। लेकिन ये कैसे संभव था? एक भयानक जानवर राजा का इतना बड़ा प्रभाव कैसे हो सकता है? हमें ये याद रखना चाहिए कि अंतिम युद्ध में 15 राक्षस थे। चाहे कितना भी शक्तिशाली राक्षस राजा क्यों न हो, वह राक्षस से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। चीफ कमांडर, मैं कितनी देर तक बेहोश रहा? लिन फैंग, आप पहले से ही 7 दिन और 7 रातों से बेहोश हैं। क्या 7 दिन? लिन फैंग हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह 7 दिनों तक बेहोश रहेगा। वैसे लिन फैंग, तुमने क्या किया? लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे भी पता नहीं कि मैं कैसे बेहोश हो गया। लिन फैंग वास्तव में ज्ञात नहीं था। वह केवल मांस के कीड़ों के भयानक जानवर के जीन के साथ थी, लेकिन यह उसे बेहोश करने के लिए पर्याप्त नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, हाल ही में मुझे एक बुरा सपना आया। मैंने सपना देखा कि मैं अंधेरे में था और किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल सकता था। रुको, क्या तुम्हारे आसपास सब कुछ अंधकार में था? हाँ, वहाँ पूरा अंधेरा था। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। लंबी जोड़ी ने भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ जानता है। चीफ कमांडर, क्या आप जानते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? अगर तुम गलत नहीं हो तो तुमने ताला देखा है। ताला? जेनेटिक लॉक। लिन फैंग का मुंह खुला रह गया। उसने जेनेटिक लॉक को ऐसे ही देख लिया था। हालांकि उन्होंने जेनेटिक लॉक के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र की थी, लेकिन जेनेटिक लॉक को तोड़ने वाले किसी भी विशेषज्ञ ने उसे विस्तार से नहीं बताया था। वह विवरण कैसे जान सकता था? ये देखकर कि लिन फैंग वास्तव में कुछ नहीं जानता था, लॉन्ग डुओ ने समझाना जारी रखा, जेनेटिक लॉक एक अदृश्य ताला है जो मनुष्य के शरीर में मौजूद होता है। इसे केवल विशेष परिस्थितियों में ही महसूस किया जा सकता है। आमतौर पर कोई व्यक्ति केवल जीवन या मृत्यु परिस्थितियों में ही जेनेटिक लॉक को महसूस कर सकता है। एक बार जब कोई व्यक्ति जेनेटिक लॉक को महसूस करता है तो वह व्यक्ति अपने आप को एक अलग दुनिया में पाता है। यदि आनुवंशिकी लॉक टूट जाता है तो हम तुरंत आनुवंशिकी लॉक तोड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार जब आप जेनेटिक लॉक को समझ लेते हैं तो आप जेनेटिक लॉक को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं और एक अमानवीय विशेषज्ञ बन सकते हैं। आपका शरीर तेजी से कायापलट करना शुरू कर देगा। ऐसी परिस्थितियों में आप असफल नहीं होंगे। हालांकि आपकी स्थिति अनसुनी है। ऐसा लगता है कि आपके शरीर में परिवर्तन शुरू नहीं हुआ है, कायापलट भी नहीं। कितना अजीब है। हालांकि यह जोड़ी लंबे समय तक अनुभवी और जानकार थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसने लिन फैंग जैसी स्थिति का सामना किया था, जहां किसी ने कायापलट से गुजरे बिना आनुवंशिकता लॉक को महसूस किया था। लिन फैंग को उदास देखकर लॉन्ग डुओ ने उसे सांत्वना दी, आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपकी हालत बहुत खास है, लेकिन फिलहाल ये ज्यादा खराब नहीं हुई है। यह एक अच्छा संकेत है। शायद आप सिर्फ इसलिए कायापलट से नहीं गुजरे क्योंकि आपने खुद पर बहुत ज्यादा जोर डाला था। भले ही लिन फैंग इम्यू को पता था कि उसकी स्थिति निश्चित रूप से उतनी सरल नहीं थी जितनी लॉन्ग डुओ ने बताई थी, फिर भी उसने सिर हिलाया। केवल वही इस मामले को समझता था। उसे ये भी संदेह था कि जिस कारण से वह कायापलट से नहीं गुजरा, वह उसके भयानक जानवर के जीन को मिलाने से संबंधित होना चाहिए। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सका। लॉन्ग डुओ को ये स्पष्ट रूप से बताएं, इस बार मैं सिर्फ आपकी हालत देखने ही नहीं आया हूं, बल्कि आपको इनाम भी देने आया हूं। अब देख लीजिए, 100,000 पॉइंट्स आपके अकाउंट में पहले ही ट्रांसफर हो चुके होंगे। 1 लाख अंक। लिन फैंग ने जल्दी से जांच की और पाया कि उसने पहले ही 120,000 से ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए थे। 100,000 रिवॉर्ड पॉइंट और मूल पॉइंट के अलावा बाकी पॉइंट उन भयानक जानवरों से थे जिन्हें उसने डबल पॉइंट अवधि के दौरान मारा था। मुझे पहला स्थान इसलिए मिला क्योंकि शुई युवानशिंग, गाओ तियानसी और यूशान ने अपने जीवन का बलिदान दिया। लिन फैंग का दिल शुई युवानशिंग, गाओ तियानसी और यूशान के बारे में सोचकर डूब गया। अगर वे नहीं मरे होते तो वह वास्तव में प्रथम स्थान का पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता। यूशान मरा नहीं है, लेकिन उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। वह भी बेस के अस्पताल में इलाज करवा रहा है। हमने उसे इनाम भी भेज दिया है। यूशान मरा नहीं है। लिन फैंग बहुत खुश था। दुर्भाग्य के बीच ये सौभाग्य था। ठीक है, पहले आप आराम कर सकते हैं। मैंने पहले ही दूसरे ठिकानों से मदद मांगी है। इस बार खतरनाक जानवर केवल अस्थायी रूप से पीछे हटे हैं। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वे वापस नहीं आएंगे। मुझे वापस जाना होगा और उचित व्यवस्था करनी होगी। लॉन्ग डुओ ने लिन फैंग को अकेला छोड़कर वार्ड छोड़ दिया। हालांकि उसे अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। इसलिए उसने डॉक्टर को बुलाया और उससे अपनी स्थिति के बारे में विस्तार से पूछा। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ? डॉक्टर के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी और उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, लिन फैंग, क्या आपको पहले कभी कोई बीमारी हुई थी? लिन फैंग का दिल बैठ गया। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे बहुत ही दुर्लभ प्रकार का एटिपिकल ऑर्गन फेलियर है। क्या ये बिगड़ रहा है? ये वाकई बहुत खराब हो गया है। आपकी कोशिकाएं इस समय बहुत सक्रिय अवस्था में हैं और आपका चयापचय बहुत मजबूत है। ये बहुत असामान्य है। अगर यह जारी रहा तो आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल ही बचा होगा। 1 साल? लिन फैंग को बहुत बुरा लगा। मूल रूप से उसके पास जीने के लिए 2 साल बचे थे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब उसके पास सिर्फ 1 साल बचा होगा। शायद इसका कारण भयानक जानवर राजा के जीन का जल्दबाजी में किया गया मिश्रण था। शायद यह पागलों की तरह सर्पिल बलों को मुक्त करने से होने वाली प्रतिक्रिया के कारण था। लेकिन कारण जो भी हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके पास सिर्फ 1 साल बचा था। डॉक्टर ने लिन फैंग को देखा और ऐसा लगा कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन झिझक रहा था। हालांकि एक डॉक्टर के रूप में उसने फिर भी निष्पक्षता से कहा, हमने आपकी पूरी जांच की और पाया कि आपकी कोशिकाएं बहुत सक्रिय हैं। इसके अलावा एक चमत्कारी शक्ति है जो चोटों को तेजी से ठीक कर सकती है। इसलिए हमने वास्तव में ऐसा नहीं किया। हम आपको कोई इलाज नहीं देंगे। हमने आपको बस अपने आप ठीक होने दिया।
तो फिर मैं अब भी इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूँ? आप थक चुके हैं और आपका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। आपको ठीक होने के लिए अभी भी कुछ समय चाहिए। हम आपको जल्दी ठीक होने के लिए पोषक तत्व समाधान देंगे। हालांकि फिलहाल आपकी स्थिति का कोई इलाज नहीं है। पता है, केवल आनुवंशिक लॉक को तोड़कर और अपने जीन को पुनर्गठित करके ही मैं अपनी अजीब बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। तुम्हें ये सब पता है। यह अच्छी बात है, तुम ड्रैगन माउंटेन बेस के हीरो हो। अगर तुम एक भयानक जानवर राजा को मार सकते हो, तो तुम निश्चित रूप से आनुवंशिक लॉक को तोड़ सकते हो। डॉक्टर ने वार्ड से बाहर जाने से पहले प्रोत्साहन के कुछ और शब्द कहे। थोड़ी देर बाद एक नर्स लिन फैंग के लिए कुछ पोषक तत्व समाधान लेकर आई। पोषक तत्व समाधान इंजेक्ट करने के बाद लिन फैंग को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसका शरीर तेजी से ठीक हो रहा था और वह धीरे धीरे ताकत हासिल कर रहा था। लिन फैंग ने अस्पताल को पॉइंट्स का भुगतान किया और पोषक तत्वों के घोल की कुछ बोतलें मंगवाईं। उन सभी को अपने शरीर में इंजेक्ट करने के बाद वह सो गया। अगले दिन लिन फैंग तरोताजा महसूस करते हुए उठे। अगर डॉक्टर ने उन्हें आगे की निगरानी के लिए रखने पर जोर नहीं दिया होता, तो वे छुट्टी लेने की योजना बना लेते। इसलिए लिन फैंग ने भी अपनी शारीरिक विशेषताओं की जांच करने के लिए आनुवंशिक समलन उपकरण निकाला। शारीरिक बनावट 60.16, ताकत 52.83, चपलता 20.27, तकनीक बेसिक फिस्ट तकनीक कुशल निरंतर अभ्यास के माध्यम से निपुणता प्राप्त की जा सकती है। वाइल्ड बोवाइन की ताकत महारत हासिल, वाइल्ड बोवाइन के असली इरादे को समझा जा सकता है। नॉनपल बॉडी टेम्परिंग महारत हासिल, सर्पिल फोर्स को बुला सकते हैं। लाइटनिंग आ ब्लेड तकनीक कुशल। आनुवंशिक समलन जंगली गोजातीय जीन, यूनिकॉर्न जीन, सूंड जानवर जीन, अज्ञात भयानक जानवर जीन। नए समलन के लिए 3 पाउंड्स एनकॉम का भुगतान करें। आनुवंशिक क्षमता 98%। ऐसी शारीरिक विशेषताओं को देखकर हालांकि लिन फैंग को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, फिर भी वह बहुत हैरान था। उसकी काया और ताकत लगभग दोगुनी हो गई थी और उसकी चपलता भी काफी बढ़ गई थी। मांस कीड़ा भयानक जानवर एक भयानक जानवर राजा के रूप में अपनी स्थिति पर खरा उतरा। इसके जीन बेहद दबंग थे, जो पहले उसके द्वारा संयुग्मित अन्य 3 भयानक जानवरों के जीन से कहीं अधिक मजबूत थे। हालांकि लिन फैंग को भी मांस के कीड़े के भयानक जानवर का नाम नहीं पता था, इसलिए फिलहाल जेनेटिक फ्यूजन डिवाइस पर अज्ञात भयानक जानवर जीन प्रदर्शित है। हालांकि इस असली भयानक जानवर राजा ने बहुत ज्यादा आनुवंशिक क्षमता ले ली थी। वर्तमान में लिन फैंग की आनुवंशिक क्षमता 98% तक पहुंच गई थी। इसका मतलब यह था कि एक पेशेवर मार्शल कलाकार के स्तर पर लिन फैंग के लिए अन्य भयानक जानवरों के जीन को फिर से जोड़ना असंभव था। दूसरे शब्दों में, लिन फैंग अब भविष्य में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भयानक जानवरों के जीन को नियंत्रित नहीं कर सकता, जब तक कि वह आनुवंशिक लॉक को तोड़ न सके। एक बार जब वह आनुवंशिकी लॉक तोड़ देता है, तो वह जीन मजबूत हो जाती है और उसकी आनुवंशिकी क्षमता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। फिर वह सक्षम हो जाएगा। अधिक भयानक जानवर जीन को समायोजित करें। हालांकि जेनेटिक लॉक को तोड़ना कुछ ऐसा नहीं था जो कम समय में किया जा सकता था, और ये तो लिन फैंग की निगरानी संभव नहीं था। जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से जीवित हुआ, लिन फैंग को लगा कि उसकी ताकत लगभग पूरी हो गई है। हालांकि लिन फैंग को अपनी शारीरिक शक्ति की सही सीमा का पता नहीं था। वह वास्तविक परीक्षण के बाद ही पता लगाया जा सकता था। अपनी शारीरिक शक्ति में वृद्धि के अलावा लिन फैंग ने यह भी स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति थी जो उसकी चोटों को तेजी से ठीक कर रही थी। यह विचार आते ही लिन फैंग ने वार्ड में रखा फल काटने वाला चाकू निकाला और हाथ के पीछे जोर से वार कर दिया। स्विश! लिन फैंग की बांह पर एक बहुत ही हल्का घाव दिखाई दिया। लिन फैंग की वर्तमान काया के साथ अगर लिन फैंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो एक साधारण फल चाकू उसके शरीर पर घाव नहीं छोड़ता। जैसे ही घाव दिखाई दिया, लिन फैंग की आंखों के सामने ही वह बहुत जल्द से ठीक हो गया। लगभग 1 या 2 सेकंड में घाव पूरी तरह से ठीक हो गया, यहाँ तक कि कोई निशान भी बचा नहीं। ये दृश्य देखकर लिन फैंग का दिल दहल गया। उसे मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर की भयानक पुनर्योजी शक्ति याद आ गई। यह अंग पुनर्जनन के करीब की क्षमता थी। यहाँ तक कि कई विशेषज्ञ जो जन्मजात ताला तोड़ा था, उनके पास भी ऐसी क्षमता नहीं थी। मांस कीड़े के भयानक जानवर के जीन को चिपकाने के बाद लिन फैंग को वास्तव में ऐसी भयानक क्षमता प्राप्त हुई थी। यह मांस कीड़े के भयानक जानवर के जीन को छूने से रोकने का सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। इस भयानक जानवर में बहुत भयानक क्षमता है। आखिर यह किस तरह का भयानक जानवर है? इंसानों को पहले से ही भयानक जानवर की दुनिया के बारे में गहरी समझ है। हमने पहले कभी ऐसे भयानक जानवर का सामना क्यों नहीं किया? लिन फैंग ने भौहें सिकोड़ी और गहरी सोच में डूब गया। यह स्पष्ट हो रही थी कि यह भयानक मांस कीड़ा जानवर बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। लिन फैंग ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। मांस के कीड़ों के भयानक जानवर का मामला मुख्य कमांडर और अन्य अमानवीय चींटियों द्वारा खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि आनुवंशिक ताला नहीं तोड़ा था, इसलिए इन मामलों के बारे में चिंता करना व्यर्थ था। लिन फैंग के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण काम जेनेटिक लॉक को तोड़ना था। आखिरकार उनका आखिरी 1 साल बचा था। लिन फैंग 3 दिन और अस्पताल में रहा। फिर उसने डॉक्टर की देखरेख के बावजूद छुट्टी लेने पर जोर दिया। अस्पताल ने लिन फैंग की पूरी जांच भी की। अजीब बीमारी के अलावा उसे कोई और चोट नहीं थी, इसलिए उसने फैंग के छुट्टी के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। हालांकि छुट्टी मिलने से पहले लिन फैंग यूशान से मिलना चाहता था। अंततः वह और यूशान एक साथ जीवन या मृत्यु के रहस्यों से गुजरे और जीवन और मृत्यु के बीच दोस्ती का निर्माण किया। यूशान का वार्ड लिन फैंग के वार्ड से ज्यादा दूर नहीं था। डॉक्टर से यूशान के वार्ड के बारे में बात करने के बाद उसने अपना सामान पैक किया और तुरंत वहां पहुंच गई। एक विशाल वार्ड में एक व्यक्ति अस्पताल के सफेद बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर शारीरिक रूप से संक्रमित था। लिन फैंग सावधानी से आगे बढ़ा और उसे एहसास हुआ कि यूशान ने पहले ही अपनी आकृति खोल ली थी। हालांकि उनकी निगाहें बहुत निराश और उदास दिख रही थीं। यूशान, लिन फैंग ने फोन किया। लिन फैंग, छुट्टी वाले पर बधाई। हाँ, मेरी चोटें ठीक हो गई हैं। कैसा लग रहा है? और क्या हो सकता है? शायद कुछ समय बाद मुझे फ्रंटलाइन से हटा दिया जाएगा। लिन फैंग को लगा कि यूशान बहुत निराश और निराश लग रहा था। क्या उसे अभी कुछ परेशानी नहीं लगी है? आधुनिक चिकित्सा तकनीक बहुत उन्नत थी। भले ही वह घायल हो, लेकिन उसे धीरे धीरे स्वस्थ होने में सक्षम होना चाहिए। जैसे ही लिन फैंग ने यह अनुमान लगाया था कि यूशान के साथ क्या हो रहा है, एक महिला नर्स वार्ड के बाहर से अंदर आई। नर्स ने धीरे से कहा, यूशान, ड्रेस बदलने का समय हो गया है। इसके साथ ही नर्स ने यूशान का कंबल उठा लिया। लिन फैंग थोड़ा स्तब्ध रह गया क्योंकि वह यूशान के पैरों को गौरव से देख रहा था।
यूशान की पैंट नीचे थी, वह पैर अब नहीं थे। महिला नर्स ने सावधानियों से दवा लगाई और वार्ड से बाहर चली गई। लिन फैंग के हैरान चेहरे को देखकर यूशान ने उदास स्वर में कहा, मेरे पैर काट दिए गए हैं। चाहे कितनी भी उन्नत चिकित्सा तकनीकें हों, चाहे वे मुझे कितनी भी अच्छी परिस्थितियां प्रदान कर सकें, वे मेरे पैरों को फिर से नहीं, आप कर सकते हैं। ये खत्म हो गया, मार्शल आर्ट का मेरा रास्ता भी खत्म हो गया। वास्तव में, ये ठीक ही है। मेरे परिवार का बहुत सारा बोझ उठाया है। जब मैं इस बार वापस आऊंगा, तो मैं ठीक से आराम कर पाऊंगा और मुझे अब फ्रंटलाइन पर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। हालांकि यूशान के चेहरों पर अभी भी मुस्कुराहट थी, लेकिन ये कहा जा सकता था कि यूशान की मुस्कुराहट बहुत मजबूरी वाली थी। एक प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार के लिए अपने अंगों को काट देना और मार्शल आर्ट का अनुसरण करने की क्षमता खो देना कितना दर्दनाक था। यूशान, अगर मैंने तुमसे 1 मिनट देने के लिए नहीं कहा होता, तो तुम्हारा अंत इस तरह नहीं होता। लिन फैंग अपराध बोध से भर गया। यूशान की वर्तमान स्थिति काफी हद तक उसके कारण थी। लिन फैंग को 1 मिनट देने के लिए यूशान गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके पास अपना पैर काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसके कारण उसकी यह हालत हुई। यूशान ने कमजोरी से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। लिन फैंग, ये तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? अगर तुम नहीं होते, तो मुझे डर है कि मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। इसके अलावा ड्रैगन माउंटेन बेस को भारी नुकसान हुआ। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुमने शुई युवानशिंग और गाओ तियानसी का बदला भी लिया। जहां तक मेरा सवाल है, वह भाग्य था। जिस क्षण से जब मैं फ्रंटलाइन पर आया, तो मैं इसके लिए तैयार था। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यूशान, अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं तो मुझे बताइए। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। अगर कुछ भी हुआ, तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। आखिरकार, तुम्हारी और मेरी दोस्ती जीवन और मृत्यु से परे है। मैं औपचारिकता पर अड़ा नहीं रहूंगा। हालांकि, तुम्हें जल्द से जल्द जेनेटिक लॉक को तोड़ना होगा। अन्यथा, जब मैं तुमसे मदद मांगूंगा, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। ये देखकर कि यूशान थोड़ा निराश था, लेकिन उसने पूरी तरह से अपना उत्साह नहीं खोया था। लिन फैंग मुस्कुराया और कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाओ। अगर तुम फ्रंटलाइन छोड़ने जा रहे हो, तो मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हें विदा कर सकूं। लिन फैंग और यूशान ने संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। फिर उन्होंने यूशान को अलविदा कहा और चले गए। लिन फैंग के जाने के बाद यूशान के चेहरे पर मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे वाकई ईर्ष्या है। तुम अभी भी मार्शल आर्ट के रास्ते पर चल सकते हो और जेनेटिक लॉक तोड़ सकते हो, लेकिन मैं पहले से ही अपने जीवन के बाकी हिस्से को देख सकता हूं। वार्ड से बाहर निकलने के बाद लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। नीले आसमान और सफेद बादलों के बीच आज मौसम काफी सुहाना था और सूरज की रोशनी उस पर गर्म चमक रही थी। हालांकि लिन फैंग को खुशी का कोई निशान महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसका दिल कुछ भारी था। शुई युवानशिंग और गाओ तियानसी दोनों युद्ध में मारे गए और यूशान गंभीर रूप से घायल और अपंग हो गया। मार्शल आर्ट का उसका मार्ग समाप्त हो गया था। पहली बार लिन फैंग को अग्रिम पंक्ति की क्रूरता का एहसास हुआ। तकनीक के मौजूदा स्तर के साथ यूशान के पैरों को पूरी तरह से ठीक करना असंभव था। बेशक, ये पूरी तरह से असंभव भी नहीं था। अगर यूशान जेनेटिक लॉक तोड़ सकता है और अमानवीय बन सकता है, तो उसके पास जेनेटिक लॉक तोड़ने के बाद कायापलट के अवसर का उपयोग करने का मौका होगा। वह अपने जीन को पुनः संरचित कर सकेगा और वह स्वाभाविक रूप से अपने पैरों को पुनः विकसित करने में सक्षम हो सकेगा। हालांकि केवल एक ही मौका था। इसके अलावा अगर यूशान के पास सभी अंग होते, तो जेनेटिक लॉक को तोड़ना काफी मुश्किल था। अब तो और भी मुश्किल है, क्योंकि वह अपंग हो चुका था। जब वह मार्शल आर्ट के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता था, तो वह जेनेटिक लॉक को कैसे तोड़ सकता था? उत्साहित लिन फैंग खुद भी इसी तरह की मुश्किलों में था। उसका शरीर पूर्ण था और इसके अलावा वह बहुत मजबूत था। वह ड्रैगन माउंटेन बेस का हीरो बन गया था, मार्शल आर्टिस्ट के रूप में प्रसिद्ध था, जिसके पास जेनेटिक लॉक तोड़ने का सबसे बड़ा मौका था। हालांकि केवल लिन फैंग ही जानता था कि उसने ऐसा किया था। लेकिन अभी 1 साल बाकी है। यदि वह आनुवंशिक लॉक को नहीं तोड़ता, अपने जीन को फिर से नहीं बनाता और अपनी अजीब बीमारी को ठीक नहीं कर पाता, तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए लिन फैंग भी बहुत दबाव में था। उसे लगभग हर समय मौत का खतरा बना रहता था। थोड़ा कमजोर इच्छाशक्ति वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी पीड़ा को झेल नहीं सकता। हालांकि लिन फैंग इसे सहने में कामयाब रहा। उसे जेनेटिक लॉक तोड़ने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। सौभाग्य से वह अब अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली था। इसके अलावा चीफ कमांडर लॉन्ग डू के अनुसार उन्होंने वास्तव में जेनेटिक लॉक को देखा था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से उसके शरीर में कायापलट नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में, एक बार जब उसे कारण पता चला, तो बहुत संभावना थी कि वह कायापलट करना शुरू कर देगा और अमानवीय हो जाएगा। पहले मैं प्रशिक्षण कक्ष में आया। लिन फैंग को पहले अपनी ताकत का परीक्षण करना था। मांसल कीड़ों के भयानक जानवरों के जीन को स्क्रीन करने के कारण लिन फैंग की स्क्रीन में बहुत वृद्धि हुई थी। हालांकि लिन फैंग अपने शरीर में शक्ति को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन ये पहले की तरह ठीक नहीं था। प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचकर पेशेवर शक्ति परीक्षण उपकरण थे। अस्पताल में कुछ मरीज भी थे जो पुनर्वास प्रशिक्षण से गुजर रहे थे। वे सभी लिन फैंग को देखकर बहुत हैरान हुए और एक के बाद एक उनका पालन पोषण हुआ। वरिष्ठ लिन फैंग ठीक हो गए हैं। ये बहुत बढ़िया है। वरिष्ठ लिन फैंग वास्तव में एक भयानक जानवर राजा को मारने में सक्षम था। यह आश्चर्यजनक है। वह जल्द ही आनुवंशिक ताला तोड़ने में सक्षम हो सकता है और ड्रैगन माउंटेन बेस में 17वें मानवीय विशेषज्ञ बन सकता है। यह अस्पताल ड्रैगन माउंटेन बेस में स्थित मैरियड अकादमी के लिए विशेष था। इसलिए यहाँ पर इलाज वाले सभी मार्शल आर्टिस्ट मैरियड अकादमी के छात्र थे। लिन फैंग द्वारा ज्वार को मोड़ने और भयानक जानवर राजा को मारने की खबर अब पूरे ड्रैगन पर्वत बेस में फैल गई थी। बहुत कम लोग थे जो लिन फैंग को नहीं जानते थे। अब लिन फैंग ड्रैगन माउंटेन बेस का नायक और रक्षक था। स्वाभाविक रूप से वह जहां भी जाता है, उसे ध्यान में लाओ। NewAL.com पर नवीनतम नॉवेल्स पढ़ें। मैं प्रशिक्षण उपकरण का उपयोग करना चाहता हूं। लिन फैंग भी उनमें से प्रत्येक के जवाब में मुस्कुराया। वरिष्ठ लिन फैंग, आप पहले जाइए। हम थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं। ये सुनकर कि लिन फैंग अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए उपकरण का उपयोग करना चाहता था, प्रशिक्षण कक्ष में सभी मार्शल कलाकार एक साथ हुए। वे देखना चाहते थे कि लिन फैंग कितना शक्तिशाली है, जो एक भयानक जानवर राजा को मार सकता है। प्रशिक्षण कक्ष बहुत विशाल था, लेकिन इसमें बहुत से लोग नहीं बैठ सकते थे। लिन फैंग के यहाँ आने की बात सुनकर सभी लोग प्रशिक्षण कक्ष की ओर दौड़ पड़े। इसलिए कुछ ही समय में प्रशिक्षण कक्ष में लगभग 200 से 300 लोग एकत्रित हो गए।
ये लोग स्वाभाविक रूप से लिन फैंग के लिए यहाँ थे। जब लिन फैंग बेहोश था तो ड्रैगन माउंटेन बेस ने दबाव को कम करने के लिए लिन फैंग के कामों को उजागर किया था। ये वह रास्ता था जिससे वह नायक बन गया, क्योंकि ड्रैगन पर्वत के बेस में हर किसी की प्रशंसा की जाती थी। हालांकि वास्तव में बहुत कम लोग लिन फैंग को जानते थे। अंततः लिन फैंग कुछ ही समय के लिए अग्रिम पंक्ति में था। लिन फैंग की छवि रहस्यमय थी। स्वाभाविक रूप से उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। खास तौर पर लिन फैंग ने वास्तव में 2 भयानक जानवर राजाओं को मार डाला था और एक भयानक जानवर राजा को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ऐसा युद्ध रिकॉर्ड अविश्वसनीय था। अब तक केवल असंख्य अकादमी के दानव राजा डोंगफेंग शेंग ने एक भयानक जानवर राजा को हराने और उसे मारने में सफलता हासिल की थी। आखिर लिन फैंग के पास ऐसी कौन सी क्षमता थी जिससे वह भयानक जानवर राजाओं को मार सकता था? जिज्ञासा ने और भी मार्शल कलाकारों को आकर्षित किया। वे सभी लिन फैंग का वास्तविक रूप से देखना चाहते थे और उससे भी अधिक वे अपनी आंखों से लिन फैंग की ताकत देखना चाहते थे। लिन फैंग ने अपने आसपास के लोगों पर नजर डाली। वास्तव में उसका इतना हाई प्रोफाइल बनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब वह चाहकर भी लो प्रोफाइल नहीं रह सकती थी। अंततः उसने भयानक जानवरों के राजाओं को मार डाला। मुट्ठी भर यह युद्ध रिकॉर्ड ही कई लोगों के लिए अप्राप्य था। इसलिए लिन फैंग ने अपने आसपास के लोगों को अनदेखा करने का फैसला किया। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी गहरी सीधी की और थोड़ा झुका। उसके शरीर की सारी ताकत एक पल में फूट पड़ी। धप! लिन फैंग ने एक जोरदार मुक्का मारा। हवा में एक कोड़ा फटने जैसा विस्फोट हुआ। उसके मूल शक्ति यंत्र पर जोर से लगी, जिससे उसमें मधुर आवाज हुई। टकराना। शक्ति यंत्र पर संख्याएं तेजी से बढ़ने वाली प्रणालियां। सभी की चौड़ाई चौड़ी हो गई और वे यंत्र पर अक्षरों को ध्यान से देखने लगे। अंततः संगीत पर संख्याएं शनि बंद हो गईं, लेकिन जो संख्याएं दिखाई दी वह अविश्वसनीय थी। 20 टन। क्या शारीरिक शक्ति से 20 टन तक पहुंचना भी संभव है? अविश्वसनीय, सचमुच अविश्वसनीय। सीनियर लिन फैंग ने किसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल नहीं किया, है ना? मीलों उनकी ताकत ही 20 टन तक पहुंच सकती थी। क्या कोई मार्शल आर्टिस्ट इस स्तर तक पहुंच सकता है? कितना भयानक! मार्शल कॉस्ट्स की तो बात ही छोड़िए, उन भयानक जानवरों के राजाओं के पास भी ऐसी भयानक शक्ति नहीं हो सकती। मुझे आखिरकार समझ में आया कि सीनियर लिन फैंग भयानक जानवरों के राजाओं को दबाने में कैसे सक्षम थे और उनमें से 2 को अपने हाथों से मार भी पाए। ऐसी भयानक शक्ति और गहन मार्शल आर्ट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उस समय के दानव राजा डोंगफेंग शेंग के बाद हमारी कई अकादमी वर्तमान में सीनियर लिन फैंग जैसा कोई व्यक्ति देखेगी। यह अफसोस की बात है कि उन दोनों के बीच उम्र का अंतर बहुत ज्यादा है और वे एक ही युग के लोग नहीं हैं। अन्यथा हम 2 और देख सकते थे। अद्भुत प्रतिभाएं प्रतिस्पर्धी करती हैं। इसमें दया करने जैसी कोई बात नहीं है। क्या वर्चुअल बैटल चैंबर नहीं है? दानव राजा डोंगफेंग शेंग ने वर्चुअल बैटल चैंबर में पहले स्थान पर बहुत लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखा है। संभवतः सीनियर लिन फैंग वर्चुअल बैटल चैंबर में डोंगफेंग शेंग को हरा देगा और उनकी जगह ले लेगा। मैं वास्तव में आगे देख रहा हूँ। आसपास के कई मार्शल कलाकारों ने लिन फैंग को एक ही मुक्के में 20 टन से ज्यादा फोर्स लगाते देखा था। वे सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ आश्चर्यचकित थे, कुछ आश्चर्यचकित थे और कुछ आश्चर्यचकित थे। हालांकि उन सभी के मन में एक ही विचार था, लिन फैंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। ऐसा नहीं होगा। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि वह अमानवीय स्तर से नीचे सबसे मजबूत व्यक्ति था। लिन फैंग न केवल मार्शल अकादमी में अमानवीय स्तर से नीचे सबसे मजबूत व्यक्ति थे, बल्कि पूरी दुनिया में सभी पेशेवर मार्शल कलाकारों में से अमानवीय स्तर से नीचे के सभी लोगों में से लिन फैंग को शीर्ष में से एक या यहां तक कि शीर्ष व्यक्ति माना जा सकता है। NOVAL.com पर नवीनतम नॉवेल्स प्राप्त करें। अंततः लिन फैंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अमानवीय स्तर से नीचे था और जो व्यक्तिगत रूप से एक भयानक जानवर राजा को मार सकता था। संभवतः ऐसे अन्य लोग भी ताकतवर फैंग से कम नहीं थे, लेकिन उनके युद्ध रिकॉर्ड उसके मुकाबले बहुत दूर थे। लिन फैंग ने अपने फाउंडेशन को वापस खींच लिया। उसने यंत्र पर स्पष्ट अक्षरों को देखा और मन ही मना भरी। 50 टन, ये 20 टन था। हालांकि उसने पहले ही अपनी वर्तमान ताकत को और अधिक बढ़ाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी उसे लगा कि वास्तविक परीक्षण के बाद उसकी भविष्यवाणी बहुत रूढ़िवादी थी। 20 टन उसकी पिछली शारीरिक शक्ति से लगभग 3 गुना अधिक था। अगर वह अपनी मूल शारीरिक शक्ति के अलावा 300 टन से अधिक ताकत को भी छोड़ देती है, तो वह एक ही मुक्के से 80 टन से अधिक ताकत भी छोड़ सकती थी। 80 टन की ताकत कितनी शक्तिशाली थी? लिन फैंग ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया था, लेकिन वह जानता था कि आनुवंशिक लॉक तोड़ने वाले एथलीटों के पास आमतौर पर एक हमले में कम से कम 100 टन की ताकत होती है। अकेले बल के मामले में लिन फैंग 80 टन से अधिक बल को उन्मुक्त करने में सक्षम था, जो कि एक अमानवीय विशेषज्ञ के करीब पहुंच रहा था। जहां तक अप्राप्य को मात देने की बात है, तो यह लगभग असंभव था। यहां तक कि उस समय के दानव राजा डोंगफेंग शेंग भी अमानवीय प्रतिभाशाली को हरा नहीं सकते थे। ये ताकत या मार्शल आर्ट की गहनता का मामला नहीं था। ये जीवन में एक अंतर था। अमानवीय और साधारण मार्शल कलाकार अपने जीवन के स्वभाव में भिन्न थे। एक बार आनुवंशिक ताला टूट गया तो जीवन व्यवहारिक रूप से एक परिवर्तनकारी छलांग से आगे बढ़ेगा और एक पूर्ण कायापलट शुरू होगा। ये कायापलट एक अद्भुत स्थिति थी जिसे सामान्य लोग महसूस कर सकते थे। बिल्कुल कल्पना नहीं की जा सकती थी या समझ भी नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार जब से आनुवंशिक ताला तोड़ने वाला पहला अमानवीय विशेषज्ञ सामने आया है, तब से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें किसी पेशेवर मार्शल कलाकार ने किसी अमानवीय विशेषज्ञ को हराया हो। एक भी नहीं। लिन फैंग ने कभी भी किसी पेशेवर मार्शल कलाकार के स्तर पर अमानवीय विशेषज्ञ को हल के बारे में नहीं सोचा था। वह बस अपनी सीमा देखना चाहता था। अब जब वह अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, भले ही वह भयानक जानवरों के जीन को जोड़ने के लिए आनुवंशिक समलन उपकरण पर निर्भर थी, वह अमानवीय क्षमताओं से आगे नहीं बढ़ सकती थी, लेकिन वह कर सकती थी। असीम रूप से इसके करीब पहुंचे। इसके बाद उसका ऑप्थाल्मिक लक्ष्य आनुवंशिक ताला टूटा और अमानवीय हुआ। लेकिन उससे पहले लिन फैंग को कुछ और करना था। वह एक बार फिर दानव राजा डोंगफेंग शेंग को चुनौती देना चाहता था। लिन फैंग को भी अपना अभिमान था। जब से उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू किया था, तब से उसे सबसे बड़ी अलौकिक बैटल चैंबर में डोंगफेंग शेंग से मिली थी। इसके अलावा ये व्यवहारिक रूप से एक करारी हार थी जहां वह वापस लड़ने में बिल्कुल भी शक्तिशाली थी। हालांकि लिन फैंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह हमेशा इस बात को ध्यान में रखती थी। वह अपनी पूरी ताकत से जेनेटिक लॉक तोड़ रहा था, इसलिए उसे फिर से चुनौती के लिए जाना था। सफलता चाहे जो भी हो, यह उसकी अंतिम चुनौती होगी। आधुनिक बैटल चैंबर आधा ड्रैगन माउंटेन बेस में स्थित माय रीड अकादमी के बेस में ही पाया जा सकता था। अपनी ताकत का परीक्षण करने के बाद लिन फैंग तुरंत अस्पताल से चले गए।
जब लिन फैंग बेस पर वापस लौटे तो कई मार्शल कलाकार जिन्हें वह नहीं जानते थे ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने जवाब में उन सभी को सिर हिलाकर रख दिया। अंतिम लड़ाई के बाद उसने वास्तव में ड्रैगन माउंटेन बेस में अपना नाम बना लिया था। लगभग हर मार्शल कलाकार उसे जानता था। भाई फैंग, तुम्हें छुट्टी मिल गई। अचानक फैंग शियू लिन फैंग के सामने दिखाई दिया। फैंग शियू को लिन फैंग का परिचित माना जा सकता था। वह ठीक दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह फाइनल लड़ाई में बहुत भाग्यशाली थी और उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे छुट्टी दे दी गई। फैंग शियू ने बुखार से कहा, भाई फैंग, मैं भी आपसे मिलना चाहता था, लेकिन अस्पताल ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। आप हाल ही में ड्रैगन माउंटेन बेस में काफी प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं। जी, आप वाकई कमाल के हैं। दो भयानक जानवरों के राजाओं को मारना वाकई अविश्वसनीय है। फैंग शियू अभी भी उसके कान के पास बड़बड़ा रहा था। लिन फैंग ने अपना हाथ हिलाया और फैंग शियू को बीच में रोक लिया। उन्होंने शांति से कहा, वर्चुअल बैटल चैम्बर कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। वर्चुअल बैटल चैम्बर? आप किसे चुनौती देने जा रहे हैं, भाई फैंग? ये सुनकर फैंग क्यू भी रुक गया और उत्सुकता से पूछा। डोंग फांग शेंग। फैंग शियू ने अपना मुंह खोला, कुछ कहने वाला था, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। डोंग फैंग शेंग, दानव राजा। उसने लिन फैंग को देखा और उसे कुछ एहसास हुआ। भाई फैंग, आप दानव राजा को चुनौती देना चाहते हैं? फैंग शियू इतना उत्साहित था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। दानव राजा डोंग फैंग शेंग को चुनौती देना कोई असामान्य बात नहीं थी। दरअसल ऐसे कई लोग थे जिन्होंने दानव राजा को चुनौती देने का प्रयास किया था। कई मार्शल कलाकार जेनेटिक्स लॉक तोड़ने से पहले दानव राजा को सिंहासन से उतारना चाहते थे। दुर्भाग्यवश कई वर्षों के बाद भी किसी भी दानव राजा को उसके सिंहासन से उतारा नहीं गया, जिससे दानव राजा की अपराजित किंवदंती और मजबूत हो गई। यहाँ तक कि अन्य दो शीर्ष मार्शल आर्ट अकादमियों में भी दानव राजा डोंग फैंग शेंग की एक विशिष्ट प्रतिष्ठा थी। वह लगभग सार्वभौमिक रूप से अप्राप्य स्तर से नीचे सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में पुरुषार्थिक था। अब लिन फैंग द्वारा दानव राजा को चुनौती देने का एक अलग ही अर्थ था। वह केवल पूर्ण शक्ति के साथ ही दानव राजा को चुनौती देने वाला था। फैंग शियू अच्छी तरह से जानती थी कि सफलता के बावजूद ये निश्चित रूप से सनसनीखेज खबर होने वाली थी। यह शायद आखिरी बार भी हो सकता है जब मैं डोंग फैंग शेंग को चुनौती दूं। चाहे मैं सफल हूं या नहीं, मैं भविष्य में उसे फिर से चुनौती नहीं दूंगा। आप इस लड़ाई को देख सकते हैं, लेकिन दूसरों को सतर्क न करें। समझ गया, समझ गया। फैंग शियू ने जल्दी से वादा किया कि वह किसी और को सचेत नहीं करेगा। वह कितनी भाग्यशाली थी कि उसे लिन फैंग की लड़ाई देखने की अनुमति मिली। ऐसी लड़ाई चाहे कितनी भी चाही जाए, केवल पर्याप्त भाग्य से ही हो सकती है। ये सुनने से भी अधिक विस्मयकारी था कि किसी ने आनुवंशिक रूप से विकृत किया है। ताला, हमें मॉडर्न बैटल चैम्बर में ले चलो। फैंग शियू ने तुरंत फैंग को आधुनिक युद्ध कक्ष में ले गया। इस समय मॉडर्न बैटल चैम्बर में कोई नहीं था। ड्रैगन माउंटेन बेस पर हर मार्शल आर्टिस्ट भयानक जानवर को मारने और अंक जमा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। इसलिए आधुनिक बैटल चैम्बर को अधिक संरक्षण नहीं मिला। हालांकि ये ठीक ही था। लिन फैंग पहले से ही बहुत हाई प्रोफाइल बनना नहीं चाहता था। मॉडर्न बैटल चैम्बर में किसी का न होना उसे ज्यादा पसंद था। इस प्रकार बिना किसी मूंछ के लिन फैंग जल्दी से आधुनिक बैटल चैम्बर में प्रवेश कर गया और आधुनिक केबिन में ले गया। अगली ही पल उसने महसूस किया कि उसकी चेतना छीन ली गई है और वह अंधेरे से भरे कमरे में पहुंच गई थी। मैं पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति डोंग फैंग शेंग को चुनौती देना चाहता हूं। जैसे ही लिन फैंग की आवाज गिरी, आधुनिक युद्ध कक्ष चमक उठा और एक विशाल क्षेत्र दिखाई दिया। यह अखाड़ा बहुत बड़ा था। जहां तक नजर जाती थी, अखाड़े का अंत नजर नहीं आता था। लोग जी जान से लड़ सकते थे। यह सबसे बड़ा अखाड़ा था जिसे लिन फैंग ने कभी किसी को चुनौती देते हुए देखा था। हालांकि यह एक आभासी दृश्य था, लेकिन वर्चुअल बैटल चैम्बर के एएल सिस्टम ने शायद महसूस किया कि लिन फैंग की मौजूदा ताकत असाधारण थी, इसलिए विनिर्देश भी बहुत अधिक था। भनभनाना। जल्द ही लिन फैंग ने फिर से एक परिचित व्यक्ति को देखा। दानव राजा डोंग फैंग शेंग के चेहरे पर अभी भी एक अलग भाव था। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, मानो वह हर चीज को नीचे देख रहा हो। डोंग फांग शेंग, हम फिर मिलेंगे। लिन फैंग ने अपनी युद्धक तलवार भी नहीं बुलाई। इस चुनौती में वह किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसकी मुठ्ठियां ही थी जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। ड्रैगन माउंटेन बेस के कॉन्फ्रेंस हॉल में 16 अमानवीय विशेषज्ञ सीधे और स्थिर बैठे थे। उनके हाव भाव बहुत गंभीर थे। ड्रैगन माउंटेन बेस को इस बार भारी नुकसान हुआ माना जा सकता है। खुफिया विभाग को विशेष रूप से धिक्कारा गया। यहां तक कि खुफिया विभाग के प्रमुख को भी चीफ कमांडर द्वारा सीधे तौर पर पद से हटा दिया गया। नोव एल्बन सी ओम पर नई कहानियां खोजें। उनकी टोही क्षमता इतनी कमजोर थी कि वे ये भी नहीं जान पाए कि ड्रैगन माउंटेन क्षेत्र में एक बिल्कुल नए प्रकार का खतरनाक जानवर प्रकट हो गया है। कमांडर लॉन्ग डुओ की निगाहें गंभीर थीं और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सब लोग, इस बार हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर इस छोटे से साथी ने एक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण भयानक जानवर को नहीं मारा होता तो शायद हम अभी यहाँ नहीं बैठे होते। इस मामले में खुफिया विभाग जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, और इसलिए आप कर रहे हैं। हालांकि अभी जिम्मेदारी लेने का समय नहीं है। हमें ये पता लगाना होगा कि नए भयानक जानवर के साथ क्या हो रहा है। इस बार मैंने बेस पर स्थित शोध संस्थान से प्रोफेसर वेई युआन को नए भयानक जानवर के बारे में विस्तार से बताने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने तुरंत चश्मा पहने बूढ़े आदमी की ओर देखा। प्रोफेसर वेई एक बहुत प्रसिद्ध जीव विज्ञान विशेषज्ञ थे और विशेष रूप से भयानक जानवरों पर शोध के मामले में वे एक आधिकारिक व्यक्ति थे। यद्यपि प्रोफेसर वेई कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, फिर भी उनकी शैक्षणिक स्थिति उन अमानवीय विशेषज्ञों से थोड़ी भी कम नहीं थी जिन्होंने आनुवंशिक ताला तोड़ दिया था। इतने सारे लोगों की निगाहों के बावजूद प्रोफेसर वेई घबराए नहीं। उन्होंने बस अपना चश्मा ठीक किया और कहा, हमने मांस के कीड़े जैसे भयानक जानवर के शवों को काटा और उनकी कोशिकाओं को करीब से देखा। हमने पाया कि उनकी कोशिकाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हैं और उनकी चयापचय दर बहुत तेज है। उन्हें हर पल ऊर्जा की पूर्ति की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, वे बहुत संभवतः शिकारी हैं। प्रोफेसर वेई की बातें सुनकर कई अमानवीय विशेषज्ञों के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। वे शिकारियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वे भयानक जानवरों की प्रजाति नहीं थे, बल्कि जंगली भयानक जानवरों के एक वर्ग के लिए एक सामान्य शब्द थे। आमतौर पर टिड्डे जैसे भयानक जानवर जो सभी जीवित चीजों को भोजन के रूप में देखते थे, उन्हें शिकारी के रूप में जाना जाता था। वे भयानक जानवरों और इंसानों में फर्क नहीं करते थे और टिड्डियों की तरह अपने सामने आने वाली हर चीज को खा जाते थे। इन शिकारियों से निपटना बहुत मुश्किल था। एक बार जब वे दिखाई देते थे तो आमतौर पर तबाही मच जाती थी।
प्रोफेसर वेई, क्या आपको यकीन है कि ये खतरनाक जानवर शिकारी हैं? लेकिन हमने पाया कि उन्होंने सभी जीवित चीजों को नहीं खाया। वे अन्य खतरनाक जानवरों के साथ लड़े भी थे। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई। अतीत में उनकी समझ के अनुसार शिकारी जहां भी जाते थे वह व्यवहारिक रूप से बंजर हो जाता था। सभी जीवित चीजें खा ली जाती थी, इसलिए अन्य भयानक जानवर दिखाई ही नहीं देते थे। प्रोफेसर वेई ने फिर से अपना चश्मा नाक के ऊपर चढ़ाया और शांति से कहा, यही मुझे अजीब लगा। शिकारियों को अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की पूर्ति करनी पड़ती है। इसलिए वे जहां भी जाते हैं वहां व्यवहारिक रूप से बंजर हो जाते हैं। यह उनका स्वभाव है, लेकिन ये भयानक। इस बार जानवरों ने ऐसा नहीं किया। ये वाकई अजीब है। इसके अलावा मांसकृमि के भयानक जानवर के बारे में एक बहुत ही अजीब विशेषता है। हम वर्तमान में इस पर शोध कर रहे हैं। शायद जल्द ही खबर होगी। एक बार खबर मिलने पर मैं तुरंत सभी को सूचित करूंगा। हालांकि ये मांसकृमि के भयानक जानवर निश्चित रूप से एक पूरी तरह से नए प्रकार के भयानक जानवर हैं और वे बहुत ही अजीब हैं। आक्रामक। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे एक नए प्रकार के शिकारी हैं। मेरा सुझाव है कि हम जितनी जल्दी हो सके ड्रैगन माउंटेन बेस को छोड़ दें और सुदृढ़ीकरण का अनुरोध करने से पहले होम फ्रंट पर वापस चले जाएं। इसके साथ ही प्रोफेसर वेई ने बोलना बंद कर दिया। हालांकि उनकी शैक्षणिक स्थिति बहुत ऊंची थी, लेकिन 16 अमानवीय विशेषज्ञ ही ड्रैगन माउंटेन बेस पर अधिकार रखते थे। क्या सभी ने प्रोफेसर वेई की बात सुनी? इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे एक